हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? पढ़ाई कैसे चल रही है? चलिए भाई, अच्छी खासी चल रही होगी पढ़ाई तो ना। अरे सर, कहाँ अच्छी खासी पढ़ाई चल रही है। चलिए, आज हम देखो सर्कुलर मोशन का हम ऑलमोस्ट सारी चीजें कंप्लीट कर चुके हैं। थ्योरी कंप्लीट होगी, सारी डेरिवेशंस कंप्लीट होगी। आज न्यूमेरिकल्स का हमने सोचा कि सारे न्यूमेरिकल्स एक ही पार्ट में करा दें। तो आज के न्यूमेरिकल्स काफी इंपोर्टेंट है। आज के क्या, सारे ही डाल दिए मैंने, सारे इंपोर्टेंट है। और आज सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद इसमें और कुछ नहीं बचता है। कुछ और इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे तो मैं जोड़ता रहूंगा प्ले लिस्ट में। ओके, तो जिन भी बच्चों ने अभी तक क्लास नहीं देखी है वो चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और आइए मिलकर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं मैंने, 30-35 क्वेश्चन है जो बढ़िया बढ़िया है, जो प्रीवियस में एनआईटी जेई और एडवांस में जो आए हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने डाल दिए। तो सभी लोग अपने आप खुद से सॉल्व करोगे क्वेश्चनों को, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, काफी खूबसूरत क्वेश्चन है। काफी बार नीट में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, 3 से 4 बार कम से कम पूछा गया है क्वेश्चन। ओके, चलिए करेंगे। सभी लोग बताएंगे आंसर क्या है इसका। फर्स्ट आंसर, पहला क्वेश्चन, आंसर बताइए। ए मास एम इज अटैच्ड टू अ थिन वायर एंड will in a vertical circle. The wire is most likely to break when. कहां टूटेगा? देखो, ये कह रहा है कि वायर पर एक बॉब बांधा गया है, एक मास बांध दिया गया है, और उसको एक वर्टिकल मोशन में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम घुमा रहे हैं। तो वो कहां टूटेगा, कहां टूटेगा ये पूछ रहा है। देखो, हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा, ये पढ़ा, सही है भाई? और याद आ रहा है कुछ? चलिए, क्वेश्चन सिंपल है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो देखो, हमने ये देखे, ये 2 पॉइंट पे हमने, ये 4 पॉइंट हो गए, ये वाले एक्सट्रीम पॉइंट हो गए। हमने ये देखा, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और पॉइंट सी है। अब ये कह रहा कहां टूटेगा। द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक व्हेन। देखो, जहां पर टेंशन ज्यादा होगा वायर में, जहां पर टेंशन ज्यादा होगा वायर में, जहां पर टेंशन ज्यादा होगा वहीं ये टूट जाएगा। चांसेस होंगे वहां टूटने के, जरूरी नहीं टूट जाए। लेकिन आप सोचो कि जब भी हमने इसकी डेरिवेशन की थी, टेंशन निकाले थे पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी में, तो ए पर सबसे ज्यादा टेंशन आया था, बी पर उससे कम, और सबसे कम आया था टेंशन हमारा सी पर। सबसे कम टेंशन आया था सी पर। तो ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा चांसेस कब है, कहां पर है, जहां हमारी वायर टूट सकती है। तो कहां होंगे? जहां पर सबसे ज्यादा उसमें टेंशन होगा, सबसे ज्यादा टेंशन होगा। आगे बात समझ में? क्यों भाई, कहां टूटेगा? जहां पर लोड उस पर सबसे ज्यादा लग रहा होगा। कहां लग रहा होगा? टी ए पर। यानी ए कहां पर है? बॉटम पर। कहां पर है? बॉटम पर। बॉटम पर। द वायर इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब है बी, नहीं। द मास इज एट द लोएस्ट पॉइंट। हाँ, लोएस्ट पॉइंट कह सकते हैं इसको, लोएस्ट पॉइंट कह सकते हैं, बॉटम कह सकते हैं, लोएस्ट पॉइंट या बॉटम कह सकते हैं। ओके, जो भी है, द मास इज एट द लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट पर उससे सबसे ज्यादा चांस होंगे कि वायर टूट सके। क्यों? क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा टेंशन है, सबसे ज्यादा टेंशन है। हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी मूव करेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा है, टाइम अपने पास कम है। ठीक है, आपके पास टाइम दे रहा हूं, करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को। नीट 2020 में आया वो क्वेश्चन है। ए पॉइंट मास m is moved in a vertical circle of radius r with the help of a string. The velocity of the mass is √7 g at the lowest point. The tension in the string at the lowest point. Lowest point पर टेंशन पूछा है और वहां पर वेलोसिटी भी दे रखी है, यानी कि वेलोसिटी भी दे रखी है। सही है, मैं दिख रहा हूं सही से? चलिए, क्वेश्चन दिख रहे हैं? परफेक्ट। चलिए भाई, कीजिए। अब देखो, वही भाई, लोएस्ट पॉइंट पर क्या पूछा है? लोएस्ट पॉइंट पर पूछा है टेंशन। लोग बना लेते हैं भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये लोएस्ट पॉइंट हो गया, ये जिसको हमने ए माना था। यहां पर इसने कहा है कि यहां पर वेलोसिटी दे रखी है √7 g r, 7 g r। इसकी रेडियस आर हो गई, रेडियस आर हो गई। अब इसने पूछा है कि यहां पर टेंशन क्या होगा, इसमें टेंशन क्या होगा? बताइए, बताइए टेंशन क्या होगा। देखो,
यहाँ पर मास है हमारा, यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर नीचे क्या होगा, नीचे एक mg लगेगा, mg लगेगा, बस ठीक है, ओके। और कोई फोर्स लगेगा, चलिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा एम वी स्क्वायर बाई आर, एक ये फोर्स लग जाएगा। देखो दो फोर्स नीचे की तरफ लगे हैं, एक ऊपर टेंशन लगा हुआ है, तो इनको बैलेंस करेंगे तो टेंशन कितना आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा आपका एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी। बताइए इसमें कोई समस्या है, किसी बच्चे को समस्या है तो इसमें बताइए, बताइए। लोएस्ट पॉइंट पर देखो टेंशन ऊपर की तरफ लगा हुआ है, नीचे एम जी, और बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा हुआ है एम बी स्क्वायर बाई आर, एम बी स्क्वायर बाई आर, यहां वैल्यू रख देंगे टी इक्वल टू एम वाई आर इंटू, देखो वी स्क्वायर, वी दे रखा है इसने √7 GR, ओके। इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा 7 GR, वी स्क्वायर की जगह पर 7 GR रख देंगे, 7 GR प्लस एम जी, ओके। देखो आर से ये आर कट जाएगा, ये वाला आर ये कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास टी इक्वल टू 7 mg प्लस mg, कितना हो जाएगा 8 mg, यानी कि टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द लोएस्ट पॉइंट इज 8 mg हो जाएगा। बताइए कोई समस्या परेशानी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बताइए इसमें किसी बच्चे को परेशानी आई हो तो, चलो हो गया, हो जाएगा। लोएस्ट पॉइंट पर फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, फोर्स लगेगा ऊपर टेंशन, नीचे की तरफ mg और एम बी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट एंड स्लाइडिंग अलोंग अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम अ हाइट h एज शोन इन द फिगर, जस्ट कंप्लीट अ वर्टिकल सर्कल ऑफ डायमीटर AB इक्वल्स टू कैपिटल D, द हाइट इज इक्वल्स टू, ये हाइट पूछी है भाई, यहां से मास को, यहां से बॉडी को इस तरीके से छोड़, रेस्ट से छोड़ रहे हैं, इधर से इस फ्रिक्शन लेस सरफेस है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, यहाँ फ्रिक्शन लगे आएगा, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी होगी, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी होगी, और उस वेलोसिटी के आधार पर ये कंप्लीट सर्कल कर लेगा, कंप्लीट सर्कल कर लेगा। बताइए अब ये पूछ रहा है हाइट h हाइट पूछ रहा है, आगे बात समझ में, हाइट h पूछिए, तो कैसे करोगे भाई, इसे कैसे करोगे, किस तरीके से अप्रोच करोगे। मान लीजिए ये सर्कल है, चलो इसको सर्कल को देख लेते हैं हम, यहाँ पर, यहाँ ये सर्कल है, ओके, ये सर्कल है, देखो ये सर्कल है, हमने ये देखा कि ये पॉइंट हमारा बी है और ये पॉइंट हमारा ए है, ओके। चलिए अब देखो इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, हमने देखा कि भाई नीचे सबसे इस लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ताकि हमारा मास, ये बॉडी यहां तक पहुंच जाए, पॉइंट बी तक पहुंच जाए, उसके बाद तो सर्कल कंप्लीट हो जाए, जस्ट सर्कल कंप्लीट। हमने क्या देखा था भाई, हमने ये डेरिवेशन की थी, कितनी थी, √5GR आया था हमारा वैल्यू, यहां पर वेलोसिटी एट v इक्वल्स टू √5GR है, तो क्या करेगा, हमारा जो पार्टिकल है वो जस्ट सी पर पहुंच जाएगा, जस्ट बी पर पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, इसके बाद तो कंप्लीट सर्कल हो ही जाएगा, इसके बाद तो कंप्लीट सर्कल हो ही जाएगा, क्यों, ड्यू टू इनर्शिया। यानी ये कह सकते हैं कि यहां पर वेलोसिटी फॉर द कंप्लीट सर्कल के लिए, टू जस्ट कंप्लीट द सर्कल, द वेलोसिटी एट ए मस्ट बी इक्वल टू √5GR। तो हमने ये देखा कि भाई वेलोसिटी हमारे पास ए कितनी होनी चाहिए, √5GR होनी चाहिए, सही है। अब आर क्या है, आर रेडियस है, तो इसको डायमीटर का आधा बोलते हैं, ऑब्वियसली बात है, तो इसको जी आर की जगह पर रखते हैं 5G d/2 हमारे पास वेलोसिटी आ गई। हमारे पास यहां पर वेलोसिटी है, अब इस पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दोगे, फ्रिक्शन जीरो है भाई, फ्रिक्शन लेस सरफेस बता रहा है, तो हमने क्या कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया बिटवीन ए और 1 और 2 के बीच में। तो 1 पे पोटेंशियल एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी एट 1 इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट 2, यही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई फ्रिक्शन लेस सरफेस है, यहाँ फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं, तो जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। देखो पोटेंशियल एनर्जी एट 1, यहां पर डेटम मानते हैं, ये डेटम है, ओके, तो यहां से कितनी हाइट पर है h, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। बताइए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, रेस्ट से छोड़ा गया, जस्ट रिलीज करा है, द बॉडी इनिशियली एट रेस्ट,
तो यहाँ तो स्पीड जीरो है, यहाँ तो वेलोसिटी जीरो है, जीरो होगी। इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट टू, हम इसको डेटम मान रखा है, हमने इसको डेटम मान रखा है, डेटम पे हम पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेंगे, जीरो, प्लस ये काइनेटिक एनर्जी एट टू, काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 m वी ए स्क्वायर। ओके, यही तो वेलोसिटी है जो हमने निकाली है। अब देखो यहाँ से m से m कैंसिल आउट हो गया, m से m कैंसिल आउट, हमें निकालना है h, तो h क्या आ जाएगा, h आ जाएगा आपके पास वी ए स्क्वायर बाई टू जी आ जाएगा। वी ए स्क्वायर, वी क्या है, वी ए है आपके पास, ये निकाला है ये वाला, वी ए है √5 g/2। अब स्क्वायर करोगे इसका तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 5 g/2, ये वेलोसिटी आएगी। और नीचे 2g, देखिए यहां से कैसे आएगा आंसर, यहाँ से g से तो ये g कट गया, ये 2 नीचे किसके, ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 5d/4 भाई, 2 × 2 4 हो जाएगा, ये 5d/2 × 2 4। आंसर क्या आ जाएगा बताइए, इसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो, समझ में नहीं आ रही है कोई चीज तो बताइए, हो जाएगा, बताइए हो जाएगा। 5d/4 कौन सा है ऑप्शन, 5d/4 सही है, कर लोगे, बताइए कर लोगे, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सिंपल है ना। देखो ये 2024 मेन 26 जनवरी फर्स्ट उसमें आया है, ठीक है। चलिए फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, 2024 में मेन का क्वेश्चन है। चलिए करेंगे सभी लोग। हमने पढ़ा था बैंकिंग, पढ़ा था रोड, बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ा था, उसमें फॉर्मूलेज देखे थे किस तरीके से काम करती है, तो वही कंसेप्ट यूज होगा इसमें, ठीक है। चलिए कीजिए, हुआ, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन कीजिए, करने की कोशिश कीजिए तभी होंगे क्वेश्चन। ओके चलिए मैं पढ़ता हूँ। ए ट्रेन इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड ऑन अ रोड which are 1.5 meter apart. To negotiate a curve of radius 400 meter, the height by which the outer rail should be raised with respect to the inner rail. Okay, देखो कैसे करा है भाई। शुरुआत में क्या कहा उन्होंने, शुरुआत में कहा कि ये रेल है, पटरियां हैं, इस तरीके से इनके बीच में जो डिस्टेंस दे रखा है 1.5 मीटर का दे रखा है, 1.5 मीटर का दे रखा है। स्पीड दे रखी है इन्होंने 12 मीटर पर सेकंड की, 12 मीटर पर सेकंड की। अब इन्होंने कहा कि यदि इसको टर्न कराना है, तो ये जो रेडियस है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये वाला जो रेडियस है 400 मीटर पर सेकंड वाला, जो इसको नेगोशिएट करने के लिए आउटर वाली रेल को कितना ऊपर उठाया जाए। इसका मतलब ये कह रहा है इस तरीके से, ऊपर वाली रेल, ये वाली रेल हो गई, ये पटरी को बोलते हैं रेल, सही है। जो चलने वाली होती है वो ट्रेन होती है, और नीचे वाली रेल होती है, जैसे कहते हैं ना रेल आ गई, रेल नहीं आती है, रेल तो वो पटरियां हैं, एक्चुअल में पटरियों को रेल कहते हैं, सही है। वो ट्रेन होती है जो आती है, तो जो तुमको लेके जाती है, सही है। वो बिछी होती है दो, जो वो जिसको हम कहते हैं पटरियां, वो रेल होती है, उनका नाम होता है रेल, सही है। तो यानी कि एक रेल तो हमने नीचे रहने दिया, एक को ऊपर रहने दिया। ऐसा क्यों किया भाई? देखो पहले हॉरिजॉन्टल था, हमने बैंकिंग क्यों करते हैं, हॉरिजॉन्टल है, स्मूथ सरफेस है, तो फ्रिक्शन बचा नहीं पाता है। जैसे हम बोर्ड पे आते हैं, देखो हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था, ये यानी कि इधर फ्रिक्शन तो है नहीं भाई, इधर mv²/r लग जाएगा, तो ये फ्रिक्शन नहीं है, तो ये बाहर की तरफ चला जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको नेगोशिएट करने के लिए ही तो बैंकिंग लाए थे, जिससे ये n लग जाएगा, इधर mv²/r हो जाएगा। तो ये जो कंपोनेंट है n का, ये वाला जो कंपोनेंट है n sin थीटा, समझो n sin थीटा, ये नीचे mg लगा हुआ है, ये देखा तुमने, ये n sin थीटा एक्स्ट्रा कंपोनेंट आ गया जो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कम बैलेंस कर लेगा। तो हमने यही तो करा है, यहाँ पर फ्रिक्शन की तो बात कर ही नहीं रहा है, ये कह रहा है टू नेगोशिएट अ कर्व ऑफ रेडियस, उस कर्व को, यानी कि जो कर्व है ऑफ रेडियस, उसको नेगोशिएट करने के लिए हमें एक रेल को ऊपर उठाना पड़ेगा, यानी कि एक नीचे रहेगी, एक ऊपर रहेगी, ये बैंक हो जाएगा, ये थीटा, ये बैंक हो गया। समझो भाई, एक रेल नीचे एक रेल ऊपर, अब गाड़ी यूं चल जाएगी, यूं चलेगी नहीं चलेगी। तो ये 1.5 दे रखा है, ये हाइट h है, तो ये h पूछा है, द हाइट बाई विच द आउटर रेल मस्ट बी शुड बी रेज्ड विद रिस्पेक्ट टू द इनर रेल, ये h पूछा है। बताइए h क्या होगा भाई, हमें पता है कि tan थीटा हमने निकाला था, tan थीटा निकाला था सर v² अपॉन gr,
याद आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, या तो फिर वहां से डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखो यहां से देखो, दोनों फोर्स को ये करो, इधर कौन सा फोर्स है, एन साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ये हो जाएगा। ऊपर की तरफ ये हो जाएगा एन कॉस थीटा, भाई ये एन इधर लग रहा है ना, ये कॉस के साथ कंपोनेंट जाएगा, एन कॉस थीटा। नीचे लग रहा है एम जी, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो एन से एन कट जाएगा, साइन थीटा कौन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। भाई इन दोनों को डिवाइड करोगे एम से एम कट जाएगा, वी स्क्वायर ऊपर बचेगा, नीचे जी आर बच जाएगा, आएगा। देखो फॉर्मूला आ गया, जरूरी नहीं कि रट के आओ, फॉर्मूले को डायरेक्ट निकाल सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगा। सही है। थीटा, यदि थीटा निकल जाए तो हम इसमें टेन थीटा निकालने की जरूरत नहीं है। टेन थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन बेस, तो ये एच अपॉन बेस 1.5 हो गया डायरेक्ट। वी स्क्वायर कितना दे रखा है 12, इसका स्क्वायर करो 144। जी कितना दे रखा है 10, और आर कितना दे रखा है 400। रख दो, यहां से आंसर आ जाएगा, रख दो। देखो कैसे करोगे, इनटू करो, h इक्वल्स टू 144 1.5 अपॉन 10 इंटू 400। देखो सेंटीमीटर में आंसर दे रखा है तो ये मीटर में आएगा, इसमें 100 से इंटू करोगे तो अभी से 2 जीरो काट दो, सेंटीमीटर में आ जाएगा। ओके चलिए 144 इंटू 115, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, देखो इसे जीरो हटा के हमने पॉइंट हटा के नीचे जीरो लगा लिया, ये 100 फिर से नीचे आ जाएगा, नीचे बचेगा 4, 4 से इसको काट दो। देखो 4 या 12, 2 बचेंगे, 24 हो जाएगा, 4 6 24, ये हो गया। सही है, ये हो गया। ओके अब क्या करेंगे हम भाई, अब ये करते हैं कि हम कर लेते हैं 100 से डिवाइड, इसमें कर लेते हैं 36 में, तो ये 0.36 हो जाएगा इंटू 15। अब 15 से इंटू कर लो, 15 के 90, जीरो हासिल 9, 15 की 45 और 9 54, 44, तो ये हो जाएगा, और पॉइंट 2 पॉइंट बच गई, यानी कि 5.4 सेंटीमीटर आ जाएगा ये वैल्यू। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.4 सेंटीमीटर, बी हो जाएगा। आया किसी बच्चे का आंसर, बताइए। ये बैंकिंग जो हमने की थी, किस तरीके से क्वेश्चन निकाले हमने, सारे क्वेश्चन आपको पहले ही बता रखे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 2023 मेन 13 अप्रैल, ए व्हीकल ऑफ मास 200 kg is moving along a traveled curved road of radius 70 meters with angular velocity of 0.2 radian per second. The centrifugal force, सेंट्रीपिटल क्या पूछा है, सेंट्रीपिटल फोर्स पूछा है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल। सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या होता है भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स हमने देखा था कि सर ये एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है, या फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है। सही है, सही है, वैल्यू रख लो। एम कितना दे रखा है 200, आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है 70, ओमेगा ओमेगा दे रखा है देखो 0.2 रेडियन, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, देखो क्या आएगा 270, इसका स्क्वायर करोगे तो देखो ये पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और नीचे 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 हो जाएगा। 100 से ये 2 जीरो कट देंगे, कट जाएंगे। देखो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 140 इंटू 4, 4 से और इंटू कर दो, 0 4 चौक 16 हासिल 1, 4 1 4 और 1 5, 560 न्यूटन। बताइए आ जाएगा 560 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। कोई समस्या, ये तो यार ये क्वेश्चन था ही क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डायरेक्ट एम आर ओमेगा स्क्वायर, इसमें था ही क्या, कुछ नहीं था। सही है, अरे आप तो यार बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डील करने के लिए बने हो, ये कोई क्वेश्चन थोड़ा ही है। चलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द चाइल्ड, ये सेम ही क्वेश्चन दे दिया, चलो इसमें कुछ चेंज कर रखा है, डाला है तो कुछ होगा इसमें एक्स्ट्रा। चलिए कैसे, एक child of mass 5 kg is going round a merry-go-round that make a one revolution in 3.14 second. The radius of the merry-go-round is 2 meter. Okay, एक राउंड है इस तरीके से, मैरी गो राउंड इस तरीके से, एक बच्चा इस पे यूं घूमता है। सही, ये बच्चा है, ठीक है, ये इस तरीके से घूमेगा, तो इस पे क्या होगा, इस पे बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, ये होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर।
एम आर ओमेगा स्क्वायर, मास दे रखा है, रेडियस दे रखी है, ओमेगा नहीं पता है, तो ओमेगा कैसे निकालोगे? देखो एक रोटेशन, वन रोटेशन कंप्लीट कर रहा है वो 3.14 सेकंड में। ये क्या होता है भाई? यही तो होता है, हमने टाइम पीरियड देखा था। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड यही तो होता है ना। टाइम पीरियड एक रिवॉल्यूशन, यानी कि एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लेता है, ये टाइम पीरियड कहलाता है। टाइम टेकन टू कंप्लीट अ सिंगल रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? टाइम पीरियड जो होता है ये होता है आपका 2 पाई/ओमेगा। ये सारी चीज हमने देख रखी है। टाइम कितना दे रखा है? 3.142। अब देखो पाई को भी 3.14 लिख दो। जब इधर 3.14 देने का कारण ही यही है कि पाई को ये लोगे ओमेगा, 3.14 से ओमेगा इधर आ जाएगा 2 रेडियन पर सेकंड। बस कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस ये निकालना था। अब इसको यहाँ रख दो। मास 5 kg, 5 kg हो गया। आर हो जाएगा आपका 2 मीटर, और ओमेगा स्क्वायर यानी कि 2 का 4 हो जाएगा। देखो 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 न्यूटन हो जाएगा। बताइए कोई समस्या परेशानी? 40 न्यूटन पर मीटर हो गया। हो गया सभी बच्चों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, सभी लोग बच्चे करेंगे। क्वेश्चन दिख रहा है कंप्लीट? चलिए, ए स्टोन ऑफ मास 1 kg is tied to the end of massless string of length 1 meter if the breaking tension of the string is that 400 न्यूटन दे रखा है ब्रेकिंग टेंशन। द मैक्सिमम लीनियर वेलोसिटी ऑफ द स्टोन कैन हैव विदाउट ब्रेकिंग द स्ट्रिंग व्हाइल रोटेटिंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में, देखो वर्टिकल में ले लेना इसको, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये रोटेट कर रही है। किस तरीके से? कुछ इस तरीके से, देखो कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन में। एक स्टोन है जिसको हमने किससे, ये एक स्ट्रिंग से बांध दिया है इस तरीके से। ये स्टोन हो गया, ये राउंड राउंड इसके अबाउट राउंड राउंड घूमेगा। और ये बस समझ में इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ये वर्टिकल नहीं है तो ये मत कर देना कि वर्टिकल लगा रहे हो। अब यहां पर देखो इसको भाई, टेंशन किधर होगा? ये स्ट्रिंग है तो यहाँ टेंशन होता है, बहुत टेंशन है इसको। बाहर की तरफ mv²/r होता है, v²/r होता है, v²/r होता है। बताइए हो जाएगा। अब ब्रेकिंग की बात, मैक्सिमम लीनियर वेलोसिटी पूछ रहा है। देखो मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब है भाई ये टेंशन, ये वाला जो टेंशन है, ये वाला फोर्स इस टेंशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये वाला फोर्स इस टेंशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि ये फोर्स ज्यादा हो गया और ये टेंशन कम रह गया तो ये रस्सी टूट जाएगी, बाहर की तरफ चला जाएगा, हमारा बाहर की तरफ चला जाएगा। तो यही कह रहा है कि मैक्सिमम लीनियर वेलोसिटी, मैक्सिमम यानी कि उस कंडीशन पर जहां ये टूटने वाला हो। भाई सोचो ना, मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी? कि जस्ट टूटने ही वाला है, टूट गया तो फिर तो ये बाहर ही चला जाएगा ना। समझ रहे हो? तो ये जो ये इसमें टेंशन जो है, कौन सा टेंशन लिया जाएगा? ब्रेकिंग टेंशन, यानी कि मैक्सिमम टेंशन कितना हो सकता है, उससे ज्यादा हुआ तो वेलोसिटी टूट जाएगी। यानी कि टेंशन क्या है? टेंशन यहाँ पे होगा mv²/r के। डायरेक्ट कर दोगे, कुछ करने की जरूरत, ज्यादा सोचना तो, ज्यादा सोच ही नहीं आया तो डायरेक्ट कर दो भाई। ज्यादा कुछ नहीं सोचना है तो डायरेक्ट कर दो। मैं बता रहा हूं कि भाई देखो क्या होता है कि जब स्पीड को बढ़ाते हो, यानी कि वेलोसिटी को बढ़ाते हो, तो ये बढ़ाते जाओगे, ये फोर्स तो ज्यादा हो जाएगा ना। जब ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ने से ये फोर्स ज्यादा होगा, तो ये टेंशन, इसमें मैक्सिमम टेंशन इतना है। मैक्सिमम टेंशन कितना है? 400। देखो फोर क्वेश्चन तो निकल गया, क्वेश्चन तो निकल गया, क्वेश्चन है नहीं। मैं क्वेश्चन करना आपको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये अप्रोच कैसे काम करती है, किस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हो। हमारे पास मैक्सिमम टेंशन कह रहा है कि मैक्स इफ द ब्रेकिंग टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज 400, मैक्सिमम टेंशन है। हमने वेलोसिटी को बढ़ाया, मान लिए ये हो गया आपका 399 न्यूटन फोर्स हो गया वेलोसिटी के बढ़ाने से। वेलोसिटी के बढ़ाने से भाई ये बढ़ रहा है ना, ये वाली टर्म बढ़ेगी, ये 399 फोर होगी। फिर एक कंडीशन आएगी कि 44 न्यूटन, यानी कि 400 न्यूटन हो जाएगा वेलोसिटी के बढ़ाने से। वेलोसिटी के बढ़ाने से अब ये कह रहा है कि भाई टेंशन मैं तो इतना ही बियर कर सकता हूँ। यदि आपने थोड़ा सा भी वेलोसिटी बढ़ाया, थोड़ा भी वेलोसिटी बढ़ाया, ये बढ़ जाएगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, मान लो 401 न्यूटन हो गया, इससे ज्यादा हो जाएगा तो स्ट्रेंथ टूट जाएगी। ये कह रहा है ना मैं तो इतना ही बियर कर सकता हूँ ना, मैं तो 400
न्यूटन ही बियर कर सकता हूं। यदि आपने वेलोसिटी को और बढ़ाया और फोर्स और बढ़ा, यानी 400 से हल्का सा भी बढ़ा, मैं टूट जाऊंगा। तो यही कंडीशन को आपको देखना है कि ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी है जहां टूटने वाला है, मैक्सिमम वेलोसिटी यही वेलोसिटी पूछिए, तो दोनों को बराबर रखा, दोनों को बराबर रखा। 400 न्यूटन। मास कितना दे रखा है? मास दे रखा है कुछ, ओके। स्टोन ऑफ 1 kg, एम वी स्क्वायर भाई आर, आर कितना दे रखा है? 1 मीटर। ये तो हो गया, देखो वी स्क्वायर बराबर 400, रूट लोगे, रूट 400 20 न्यूटन। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, मुझे बस ये समझाना है कि भाई कौन सी कंडीशन होगी ब्रेकिंग वाली, ब्रेकिंग वाली कौन सी कंडीशन होगी, कहाँ ये ब्रेक करेगा, कौन सा ये वाला, कहाँ ये ब्रेक करेगा, किस तरीके से ये ब्रेक करेगा। सही है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। चलिए कीजिए, क्वेश्चन क्या है? ए स्टोन इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल एंड इज व्रिल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल विद द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग एज द सेंटर. At a certain instant of time, the stone is at its lowest position and has a speed u. The magnitude of change in velocity as it reaches a position where the string is horizontal. ये क्या कह रहा है कि लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड दे रखी है u, और जब ये b पे हॉरिजॉन्टल पहुंच गया, यानी कि हॉरिजॉन्टल पहुंच गया, वहां पर स्पीड कुछ होगी, यानी चेंज इन वेलोसिटी पूछा है। क्या पूछा? चेंज इन वेलोसिटी। जैसे हमने एनालाइज करते हैं, वर्टिकल मोशन है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, कुछ इस तरीके से होगा। ये क्या कह रहा है? ये टायर्ड है, सेंटर पर टायर्ड है, एक किससे? स्ट्रिंग से। मान लीजिए ये है, तो ये एल होगी, इसने लेंथ एल दे रखी है, या लोएस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड है यू। जब ये हॉरिजॉन्टल हो गई, हॉरिजॉन्टल इस तरीके से हो गई, भाई यहाँ आ गई। अब यहाँ वेलोसिटी क्या है आप जानते हो, वर्टिकल होगी, यू बी मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ये पॉइंट बी मान लेते हैं, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, कुछ इस तरीके से है। सही है, ये भी एल हो जाएगा। ठीक है, ये जब हॉरिजॉन्टल हो गई तो हमारे पास ये तो है, ये और निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे भाई? पॉइंट ए और पॉइंट बीच के मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट बी और काइनेटिक एनर्जी एट बी। भाई यहाँ फ्रिक्शन तो लग नहीं रहा है, फ्रिक्शन तो नहीं लग रहा है, हम मान लेते हैं ये जो जॉइंट है ये फ्रिक्शन लेस है, लगा लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी एट ए, मान लो इसको डेटम मान रहे हो, तो ये तो 0 हो जाएगी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 1/2 m u स्क्वायर, क्योंकि स्पीड u है, प्लस यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हाइट ऊपर चला गया? l हाइट, mg l हो जाएगा, प्लस 1/2 m v स्क्वायर। ओके, v स्क्वायर, हमें v स्क्वायर निकालना है। अब यहाँ से देखो m से m कट गया, 2 से इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर बराबर 2gl प्लस यू बी स्क्वायर। यहाँ से यू बी स्क्वायर निकालो, यहाँ यू बी निकाल लो, देखो -2g इधर आ जाएगा, -2gl इधर आ जाएगा, रूट ले लेंगे सारा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर -2gl, 2gl, यू भी निकल गया। अब एक चीज ध्यान दो, इसने पूछा है चेंज इन वेलोसिटी, स्पीड में चेंज नहीं पूछा है, वेलोसिटी में चेंज पूछा है। तो वेलोसिटी यहाँ पर स्पीड यू है, तो वेलोसिटी को हम किस तरीके से लिखते हैं भाई? डायरेक्शन के साथ लिखेंगे। u जो है स्पीड है किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में है, आई कैप इस तरीके से लिख देते हैं। तो डायरेक्शन के स्पीड को डायरेक्शन के साथ लिखने में वेलोसिटी बन जाती है। अब इसमें मैग्नीट्यूड भी हो गया, डायरेक्शन भी हो गया, वेलोसिटी हो गई, सॉरी ए है ना, ये ए, वी ए हो गया। अब इसी तरीके से वेलोसिटी एट v कैसे लिखोगे? वो ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, हमें पता है जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग रहती है, ये जो मास होता है वर्टिकल डायरेक्शन में जाता है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट यू स्क्वायर -2gl ये हो जाएगा, और इसको जे कैप के साथ हमारे पास वेलोसिटी दोनों तरफ आ गई। अब इसने पूछा है कि चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी, ओके, वी बी, तो ये हो जाएगा आपका यू आई माइनस रूट ऑफ यू स्क्वायर -2gl जे कैप। अब ये एक वेक्टर फॉर्म ही तो आ गई, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? जैसे आपके पास एक वेक्टर है आर वेक्टर, आपके पास वैल्यू है एक्स आई माइनस वाई जे, यही तो है ना, एक्स आई माइनस वाई ये हो गया जे,
तो इसका मैग्नीट्यूड जब आप निकालते हो तो मॉड निकालते हो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो करते हो। अब इसी तरह इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड पूछा है उसने, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि यू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा भाई। इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2gl। सोचो भाई, ये रूट में है सारी वैल्यू, ये रूट में है, ये रूट में है, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। अब यहां से देखो, यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर 2u स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2gl। ओके, अब इसको देखो, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट 2, यहां बचेगा यू स्क्वायर माइनस जीएल, ये हो जाएगा आंसर। ये देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। हमें क्या यूज करना था यहाँ पे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, जिससे कि हमें यहाँ पर वेलोसिटी निकल सके, स्पीड निकल सके। सही है, हो जाएगा। कोई समस्या परेशानी, ये तो अब सभी को पता है कि भाई लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड हॉरिजॉन्टल रहती है, हॉरिजॉन्टल पर पॉइंट बी पर स्पीड बी वर्टिकल होती है। तो इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, क्योंकि दोनों स्पीड यानी दोनों वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग है। कहीं डायरेक्ट ये मत कर देना कि भाई यू ए आ गया आपका यू बी आ गया आपका रूट यू स्क्वायर माइनस 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 2gl। अब चेंज इन वेलोसिटी पूछ लिया आपने, कर दिया u माइनस रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gl। ये तो आपने स्पीड में चेंज कर दिया ना, और इनकी तो डायरेक्शन ही चेंज है, ये इधर है ये ऊपर है, तो इसके हिसाब से आंसर आपका ये आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए फटाफट, कीजिए कीजिए। क्या कह रहा है, ए पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ when the particle turn by an angle 90 degree, the ratio of instantaneous velocity to its average velocity, बताइए कैसे निकालोगे। देखो किस तरीके से देखेंगे इसको, भाई ये सर्कुलर मोशन है मान लीजिए, ओके, इस तरीके से मान लीजिए। यहां पर हम ये देखते हैं कि यहां आज की वेलोसिटी है, ए पर वेलोसिटी देखते हैं, यू है स्पीड, यू स्पीड है, और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में। तो ये कह रहा है देखो 90 डिग्री से जब टर्न करेगा, यहां से ये इधर जा रहा था 90 डिग्री पर, तो यही टर्न करेगा इधर ऊपर की तरफ, स्पीड तो यू ही रहेगी। कांस्टेंट स्पीड है, ध्यान रखिए कांस्टेंट स्पीड है, तो यहाँ पर भी स्पीड यू है, इधर भी स्पीड यू है। वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी, और 90 डिग्री भी इसने कवर कर लिया। भाई यहां से इधर गया तो 90 डिग्री कवर कर लिया, हो गया सिंपल। द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टू इट्स एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी भाई, और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हो आप, एवरेज निकालते हो, एवरेज वेलोसिटी निकालते हो चेंज इन डिस्टेंस, यानी कि डिस्प्लेस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो करते हो ना, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही करते हो। अब भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करो, किसी भी एक पॉइंट पर देखो, यहां पर वेलोसिटी क्या होगी इधर, यहां पर वेलोसिटी क्या होगी इधर, तो इंस्टेंटेनियस वी इंस्टेंटेनियस तो यू ही हो जाएगी, वी इंस्टेंटेनियस तो यू ही हो जाएगी। किधर भी देख लो ना, इंस्टेंट का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर देखोगे, यहां देख लो, यहां देख लो, यहां देख लो, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो यहां पर इधर हो जाएगी इसकी यू, इधर हो जाएगी। तो किसी एक पॉइंट पर देखोगे तो वेलोसिटी तो यू ही रहेगी। हाँ डायरेक्शन हम ये वो नहीं कर रहे, इधर डायरेक्शन हो सकती है, यहाँ पर है तो यहाँ डायरेक्शन, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जब इसने 90 डिग्री कंप्लीट कर लिया है, और इस इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो यू हो गई। अब यहां से यहां तक आने में एवरेज वेलोसिटी कैसे होगी भाई, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, तो देखो एवरेज वेलोसिटी यानी कि आप ये देख रहे हो कि ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, मान लो ये आर है, ये आर है, तो ये √2r हो जाएगा, √2r हो जाएगा। इसको इस तरीके से देखिए, ये क्या हो जाएगा, √2r, √2r हो जाएगा, ये r है, ये r है, ये √2r होगा, डिस्प्लेसमेंट टोटल √2r हो गया। अब टाइम और निकल जाए, टाइम और निकल जाए, देखो हमारे पास स्पीड है, स्पीड निकालते हैं हम, स्पीड क्या होती है,
स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। इसने यहां से यहां तक जाने में कितनी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये सर्कुलर पाथ जो है डिस्टेंस ट्रेवल की, ये वाली डिस्टेंस भी तो ट्रेवल की, तो डिस्टेंस कैसे निकल जाएगी भाई, डिस्टेंस निकालना है तो ये हो जाएगा, ये सरकमफेरेंस ही तो निकाल रहे हो, ये पेरीफेरी आर थीटा, आर आर हो गई इसकी ये रेडियस, थीटा कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री तो इसने कवर किया है, तो पाई बाई 2 लिख देंगे इसको, पाई बाई 2 लिख देंगे, तो यहाँ से आप पाई आर बाई 2 ये हो गई। अब टाइम निकालना है, यहाँ से टाइम निकल जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, एवरेज स्पीड भी निकल जाएगी, यहाँ से टाइम निकाल लो, ये टाइम निकाल लिया हमने, ये टाइम निकाल दिया, तो डिस्टेंस हो गई पाई आर बाई 2, और नीचे स्पीड आ जाएगी, नीचे स्पीड, स्पीड कितनी है यू, तो टाइम तो ये आ गया, टाइम तो ये आ गया, ओके। और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया √2r, तो वेलोसिटी एवरेज निकल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कितना है √2r, टाइम कितना है पाई आर बाई 2u, 2u तो घूम के ऊपर पहुंच जाएगा, पाई आर हो जाएगा ये 2u ऊपर पहुंच जाएगा, सही है, 2u ऊपर पहुंच गया, ये तो एवरेज वेलोसिटी होगी। अब निकाल दिया, रेशियो पूछा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अपॉन एवरेज वेलोसिटी, ये पूछा है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो u है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी है हमारी √2r, √2r, √2r इंटू 2u, और पाई आर ऊपर पहुंच जाएगा, पाई आर ऊपर पहुंच जाएगा। अब देखो आर से तो आर कट गया, यू से यू कट गया, बचा क्या, ऊपर बचा पाई, नीचे क्या बचा 2√2, 2√2, तो रेशियो क्या आ गया, रेशियो आ गया आपका पाई 2√2, 2√2। अब इसने कंपेयर करवाया कि पाई रेशियो x√2, यहाँ x की जगह पे क्या है 2 ही है ना, x की जगह पे क्या है 2, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, हो जाएगा। कोई समस्या परेशानी बताइए, किस तरीके से किया, हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है भाई किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी, यानी कि कांस्टेंट स्पीड है, तो किसी भी एक पॉइंट पर दोगे तो वेलोसिटी क्या होगी, उसकी स्पीड के बराबर होगी। यहाँ डायरेक्शन देख नहीं रहे हैं, डायरेक्शन नहीं देख रहे, क्यों नहीं देख रहे हैं डायरेक्शन, क्योंकि इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हो, तो यहाँ तो डायरेक्शन इसने कह दिया 90 डिग्री जब कवर किया, तो जब यहाँ आ गया तो यहाँ तो स्पीड डिफाइन होगी ना भाई, स्पीड यू हो गई, वेलोसिटी अपवर्ड हो गई, वेलोसिटी अपवर्ड हो गई, स्पीड यू हो गई, तो यहाँ तो वेलोसिटी डिफाइन हो गई, यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। अब निकालने है आपको एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि सॉरी चेंज इन डिस्टेंस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता है कि भाई ये हो गया, अब टाइम कितना लिया, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लिया, आपको स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम निकालना है, स्पीड यू हो गया, डिस्टेंस ये सरकमफेरेंस वाली, टाइम निकल गया, यहाँ से टाइम और डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड किया, डिस्प्लेस अपॉन टाइम किया, आगे एवरेज स्पीड, दोनों को डिवाइड कर तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फॉर अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एक्सेलरेशन a एट एनी पॉइंट p r, थीटा ऑन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r इज, क्या पूछा है, ए पूछा है एक्सेलरेशन, सही है, किसी भी पॉइंट पर जिसके कोऑर्डिनेट है r, थीटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब क्या है कि थ्रू द सर्कुलर मोशन में क्या रहेगी, उसकी स्पीड सेम रहेगी, यूनिफॉर्म का तो मतलब यही है ना, स्पीड सेम रहेगी। मान लीजिए हम यहाँ देख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल से कह रहा है ये, यानी कि फॉर अ पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एक्सेलरेशन a एट एनी पॉइंट p ऑन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r इज मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मान लीजिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है, यहाँ से मेजर कर रहे हो, एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट r, थीटा है, r, थीटा होने का मतलब क्या है, r, थीटा होने का मतलब क्या है भाई, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, पॉइंट P है ना, ये पॉइंट P है, पॉइंट P है, सही है, ये हो गया। अब इस पॉइंट पर आप देख लो, इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन निकालने के देख लो, कैसे निकालोगे, देखो हम ऐसे निकालेंगे सर, ये थीटा हो गया। अब आप एक चीज देखो, यहाँ दो तरह के एक्सेलरेशन हो सकते हैं, एक तो अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC हो जाएगा, और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये हो जाएगा, लेकिन ये कह रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज ही नहीं होती, स्पीड चेंज नहीं होती तो ये तो जीरो हो जाएगा,
सिर्फ ये बचा, ये एक्सेलरेशन पूछा, यही पूछा है, ए पूछा है इस पॉइंट पर पी पर। अब इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं भाई, एक ये वाला कंपोनेंट हो सकता है, एक ये वाला कंपोनेंट हो सकता है, और ये नीचे की तरफ है, ध्यान रखना ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से देखो, यहां से ये है, ये एक्सेलरेशन है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो इसको एक्सेलरेशन को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि आई जे के में आंसर दे रखा है तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप। तो एक्स डायरेक्शन में ये वाला कंपोनेंट थीटा है, तो ये हो जाएगा ए सी कॉस थीटा। अब अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस लग जाएगा, इसी तरीके से ये नीचे की तरफ जाएगा, देखो ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ है, इसका एरो देखो ना नीचे की तरफ है ना, इसको अब वर्टिकल लोगे तो एरो तो नीचे की तरफ ही रहेगा, माइनस वाई डायरेक्शन में, माइनस ए सी साइन थीटा। यहाँ वैल्यू रख दो, ए सी क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर, माइनस वी स्क्वायर बाई रेडियस आर दे रखी, आर हो गया, कॉस थीटा ये आई कंपोनेंट है ना, आई कंपोनेंट, ये आई कंपोनेंट है, ये जे कंपोनेंट है, माइनस वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा जे कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन वेक्टर। मतलब एक्सेलरेशन वेक्टर कौन सा है ऑप्शन, माइनस वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा आई, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। बताइए किसी बच्चे को परेशानी है तो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए इन क्वेश्चनों को मैं एडिट नहीं कर पाया हूं सही से, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, देखिए सही से दिख रही नहीं दिख रही। चलिए परफेक्ट दिख रहा है, कीजिए क्वेश्चन, फटाफट करेंगे सभी क्वेश्चनों को, थोड़ा सा जल्दी कोशिश करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, टाइम अपने पास कम है। एक कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इन अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक में, रेडियस ऑफ 40 मीटर, ए बॉब इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ द कार बाय अ मासलेस स्ट्रिंग, द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल। देखो एक ये इस तरीके से सर्कल है, इसकी रेडियस दे रखी है आपको 40 मीटर, यहाँ पे एक कार है, कार को हम इस तरीके से देखते हैं, कार इस तरीके से देखते हैं हम, ये कार हो गई, ये इस तरीके से जा रही है, तो यहाँ पर एक बॉब है, ये लटका हुआ है, तो जब ये एक्सेलरेट करेगी, एक्सेलरेट से आगे की तरफ भी करेगी और अपोजिट डायरेक्शन में भी करेगी। भाई दो एक्सेलरेशन होंगे ना इसके, दो एक्सेलरेशन, एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, यहां से आप देखिए, एक तो यहाँ सेंट्रीपिटल एसी होगा, यदि इसकी स्पीड चेंज हो रही होगी तो टेंजेंशियल होगा। पहले ये देख लेते हैं, कांस्टेंट स्पीड है तो ये तो जीरो हो गया, सिर्फ इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो बॉब लटक रहा होगा उसका सीडो फोर्स लगेगा, और यहाँ पर सीडो सेंट्रीपिटल का सीडो फोर्स क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है, सेंट्रीपिटल का फोर्स ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ से देखो कि यहाँ से बॉब लटक रहा है, ये बॉब लटक रहा है, ये कार का एक्सेलरेशन इधर है, सॉरी कार का एक्सेलरेशन इधर है, कार का एक्सेलरेशन ए सी इधर है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, एम बी स्क्वायर बाई आर लगेगा, इसकी वजह से ये क्या होगा, इसकी वजह से थोड़ा सा ये इधर हो जाएगा, आ रही है बात समझ में, ये लग जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर, एम बी स्क्वायर बाई आर। सोचो भाई समझने वाली बात है कि सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा, इसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सीडो फोर्स लगेगा ना भाई। एक बॉब लटका हुआ है, इस पर हम बात कर चुके हैं पहले, बॉब लटका हुआ है कार में, तो जब हम कार को टर्न करते हैं तो बॉब इधर आ जाता है, थोड़ा सा खिसक जाता है, जैसे आप कार चल रही है, हम इधर मुड़ रहे हैं, मान लो लेफ्ट में मुड़ रहे हैं, तो बॉब आपका राइट में आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल काम कर रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल कितना एम बी स्क्वायर बाई आर। अब यहां से देखो बॉब को, यहाँ से आप बॉब को देखो, इसमें टेंशन होगा, नीचे एम जी होगा, नीचे एम जी होगा, बॉब को इस तरीके से देख सकते हो भाई, एम जी होगा, ओके। ये थीटा पूछा है इन्होंने, ये थीटा पूछा है, ये थीटा पूछा है, तो निकाल लोगे, बात आ गई समझ में, बात तो आ गई ना समझ में। अब फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया मैंने आपका बॉब का, तो किस तरीके से निकालोगे थीटा, भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये हो जाएगा टी साइन थीटा, भाई इसे वर्टिकल देखो, ये टी कोस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को कंपेयर कर दो, टी साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ये हो जाएगा टी कॉस थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में, नीचे एम जी लग रहा है, दोनों को डिवाइड कर दो,
तो ये हो जाएगा टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा आम से आम कट जाएगा तो वी स्क्वायर बाई आर जी, जी आर। यहाँ से थीटा निकालोगे तो टेन इनवर्स वी स्क्वायर बाई जी आर हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू रख दो, टेन इनवर्स वी स्क्वायर यानी कि 400, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। नीचे जी का वैल्यू 10 दे रखा है, आर कितनी दे रखी है, आर दे रखी है 40, 40 नीचे भी 400 नीचे ऊपर भी 400, तो ये तो 1 हो जाएगा। टेन इनवर्स 1, टेन में टेन इनवर्स 1 कितना होता है 45 डिग्री, ये हो जाएगा पाई बाई 4, पाई बाई 4 थीटा हो जाएगा पाई बाई 4। 45 डिग्री को पाई बाई 4 लिख सकते हैं, 45 डिग्री सही है, हो जाएगा। टेन इनवर्स 1 क्यों लिख दिया मैंने, टेन इनवर्स 1 यानी कि 1 किसमें होता है, देखो इसको कैसे लिखते हैं, ये हो गया टेन इनवर्स 1 है, 1 को हम किस तरीके से लिखते हैं, ये लिख सकते हैं टेन 45 पाई बाई 4, टेन इनवर्स मल्टीप्लाई बाई 10, ये तो हो जाएगा यानी कि पाई बाई 4 बचेगा, पाई बाई 4, तो इस तरीके से लिख लेते हैं। तो टेन इनवर्स 1 का मान 45 होता है, 45 को रेडियन में लिखना है तो पाई बाई 4। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। सही है, कोई समस्या परेशानी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। कीजिए। ए स्मूथ सर्कुलर ग्रूव हैज अ smooth vertical wall as shown in the figure. A block of mass m moves against a wall with the speed u. Which of the following curve represent the relation between the normal reaction on the block by the ball? Block by the ball. Speed of the block. यानी कि नॉर्मल रिएक्शन और v स्पीड के बाद ग्राफ पूछा है, स्पीड के बीच में ग्राफ पूछा है। आप सोचिए कि ये एक सर्कुलर ग्रूव है, सर्कुलर ग्रूव है, अब इस तरीके से ये रोटेट कर रहा है सर्कुलर मोशन में, ये इस तरीके से मान लीजिए ये सर्कुलर मोशन है और ये इस तरीके से ब्लॉक है आपका इधर मूव कर रहा है, ये इस तरीके से समझिए। तो बाहर की तरफ क्या होगा, एम बी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये जो ग्रूव है यानी कि ये जो पाथ है इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा इनटू द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर। अब यहां से देखोगे तो जो एन है वो एम वी स्क्वायर बाई आर के, एम बी स्क्वायर बाई आर के, सिंपल है, एम बी कॉन्स्टेंट आर बी कॉन्स्टेंट है, यानी कि एन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर है, यानी पैराबोलिक कर्व होगी, क्या होगी, पैराबोलिक कर्व हो जाएगी, पैराबोलिक कर्व हो जाएगी, यानी कि इस तरीके से होगा ये कुछ। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, हो जाएगा। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये लगाएं या ये लगाएं, ये भी पैराबोलिक कर्व है, ये भी, ये डिक्रीजिंग स्लोप है और ये इंक्रीजिंग स्लोप है। किस तरीके से स्लोप, किस तरीके से हम देखते हैं स्लोप, हम किस तरीके, जैसे एन है वो कांस्टेंट, के कांस्टेंट मानते हैं, एम बाई आर तो कांस्टेंट है, वी स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट करो डी एन हो जाएगा, ये के, इसका डिफरेंशिएट करोगे टू वी हो जाएगा इनटू डी वी, तो डी वी नीचे लेके आओ, डी एन अपॉन डी यू, ये हो जाएगा 2ku। अब देखो u स्पीड बढ़ा रहे हो तो ये जो स्लोप है ये भी इंक्रीज हो रहा है। अब मान लो ये माइनस आता, कैसे भी माइनस आ जाता तो आंसर ये हो जाता, और ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है यानी कि स्पीड बढ़ाने से आपका स्लोप भी बढ़ रहा है और एन तो बढ़ ही रहा है, यानी कि रिएक्शन भी बढ़ रहा है उसका स्लोप भी बढ़ रहा है। तो अब यहां से स्लोप, किसी बच्चे को स्लोप नहीं निकालना आता कि सर इंक्रीजिंग स्लोप कैसे और डिक्रीजिंग स्लोप किस तरीके से, चलो देख लेते हैं एक बार फटाफट। देखो ये इंक्रीजिंग स्लोप मैं क्यों कह रहा हूं इसको इंक्रीज, इस पॉइंट पे देखो यहां से टेंजेंट खींचो तो यहाँ थीटा 1 हो गया, अब एक पॉइंट यहाँ खींचो इसका टेंजेंट खींच दो, अब ये एंगल देखो, ये एंगल छोटा है, ये एंगल तो बढ़ गया ना। अब इस पॉइंट पे देखो तो ये तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल मतलब वर्टिकल टाइप से हो गया, यहाँ θ3 देख लो तो θ3 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ1, यानी कि थीटा बढ़ रहा है, लगातार थीटा बढ़ रहा है, तो ये इंक्रीजिंग स्लोप है। इसी तरीके से आप डाउनवर्ड देख लो, ये वाला डिक्रीजिंग स्लोप देख लो, ओके। किस तरीके से देखेंगे भाई, इस पॉइंट पर देखो यहाँ से टेंजेंट खींचो ये हो गया, इस पॉइंट पर देखो यहाँ से टेंजेंट खींचो ये हो गया, इस पॉइंट पर देखो यहाँ से टेंजेंट ये हो गया, तो टेंजेंट यहाँ से ये है, इस तरीके से ये थीटा है, यहाँ से ये है, ये थीटा है, और यहाँ से ये है, ये थीटा है, तो यानी कि थीटा देखो घटता जा रहा है, क्लियरली दिख रहा है थीटा घट रहा है, तो ये डिक्रीजिंग स्लोप हो गया। तो पहचानना आना चाहिए
डिक्रीजिंग स्लोप कौन सा है और इंक्रीजिंग स्लोप कौन सा है? ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, फिर ये फटाफट फटाफट करेंगे बच्चे। चलिए, ए डिस्क विद अ फ्लैट, ए डिस्क, ए डिस्क with a flat small bottom beaker placed on it at a distance r from its center is revolving around an axis passing through the center and perpendicular to its plane with an angular velocity omega. The coefficient of friction between the bottom of the beaker and the surface of the disc is mu. The beaker will revolve with the disc. Revolve with the disc. इस तरीके से देखिए, देखो ये एक डिस्क है, मान लो इस तरीके से एक डिस्क है, ये डिस्क है। अब ये रिवॉल्व कर रही है अपने एक्सिस के अबाउट, परपेंडिकुलर तो प्लेन, ये है इस तरीके से एक डिस्क है, ये रिवॉल्व कर रही है इस तरीके से। ओके, बात आई समझ में? ये इस तरीके से ओमेगा से। अब यहां पर किसी डिस्टेंस आर पर एक हमने बीकर रख दिया, डिस्टेंस आर पर एक बीकर रख दिया। अब इसको इसके साथ ही घूमना है, इसके साथ ही घूमना है। बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा भाई? इस पे बाहर की तरफ एक एम वी स्क्वायर बाई आर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। अब इस पे जो लगने वाला फ्रिक्शन है, लगने वाला फ्रिक्शन है, ये वाला जो फ्रिक्शन है वो इसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, तभी तो इसमें रिलेटिव मोशन जीरो होगा। भाई देखो एक साथ घूम रहे हैं तो बीकर विल रिवॉल्व विद द डिस्क, दोनों को एक साथ घूमना है तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन जीरो होना चाहिए, यानी कि दोनों फोर्स बराबर होना चाहिए। मान लो ये फोर्स ज्यादा हो गया तो ये बाहर की तरफ भाग जाएगा, ये तो एक स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये तो अपने आप को चेंज करेगा, ये तो कंडीशन के हिसाब से। मान लो ये कम है तो ये कम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, रिलेटिव मोशन नहीं होगा। अब कब तक रिलेटिव मोशन नहीं होगा? जब तक ये अपनी मैक्सिमम वैल्यूज नहीं ले लेगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू यू एन है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसको एफ को बराबर कर दोगे। भाई देखो एफ हमेशा बड़ा होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए एम वी स्क्वायर बाई आर से, इसीलिए तभी बीकर बाहर की तरफ नहीं जाएगा, तभी बीकर बाहर। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो यू एन है, यू एन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू एन है। तब तक इस वैल्यू को ये रिटेन करेगा भाई, तब तक इसकी वैल्यू यू एन के अंदर रहेगी, तब तक ये क्या करेगा? बाहर की तरफ नहीं जाएगा, ये मूव ही नहीं करेगा, रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो ये साथ साथ घूमेंगे। यही कंडीशन हो सकती है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। यदि इससे ज्यादा हो गया ये फोर्स, इससे ये वाला फोर्स इससे ज्यादा हो जाएगा, ये बाहर की तरफ चला जाएगा, रिलेटिव मोशन हो जाएगा, तो ये साथ नहीं घूम पाएंगे, इसी कंडीशन में घूम पाएंगे। ओके, अब बीकर देख रहे हो आप, ये नीचे एम जी लग जाएगा, ऊपर एन लग जाएगा, तो यहां से म्यू एम जी ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर। एम से एम कट गया, एम से एम कट गया, आर निकालना है, आर निकालना है, आर इधर आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू जी नीचे चला जाएगा, वी स्क्वायर बाई म्यू जी, ये हो गया, म्यू जी हो गया। अब ये कह रहा ओमेगा, वी को रख लो ना, वी को हम आर ओमेगा वैसे रख सकते हैं, आर ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। तो यही रख लेना चाहिए था, हमें यही रख लेना चाहिए। अब बार से फिर से ये सारी चीजों को अलग अलग करना, ये आर स्क्वायर, एम जी इधर आ जाएगा, ये आर इधर बच जाएगा और ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से आर निकालोगे तो आर की तरफ लेस देन है, आर की तरफ लेस देन है, एर आर शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू जी बाई ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा म्यू जी बाई ओमेगा स्क्वायर, म्यू जी बाई ओमेगा स्क्वायर लेस देन म्यू जी बाई ओमेगा स्क्वायर। ये तो ये आर म्यू जी अपन ओमेगा स्क्वायर है, 2 ओमेगा स्क्वायर है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, सॉरी ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। और लेस देन आएगा, ठीक है, इसमें बी में दे रखा है ग्रेटर देन और इसमें आएगा लेस देन। और देखो हमने ये बी में रखा है, इसको ना और ये सिंप्लीफाई हो जाता यदि हम इसको कंफ्यूज नहीं करते, ओमेगा भी रख लेते डायरेक्ट, इसको ओमेगा में रख लेते डायरेक्ट। ये म्यू एन हो गया, ये एम आर ओमेगा हो गया, आर ओमेगा स्क्वायर हो गया। इसको डायरेक्ट लिख लो, म्यू एन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, यहाँ से एम जी हो जाएगा म्यू एम जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी आर ओमेगा स्क्वायर, ये जी नहीं है यहाँ पर, यहाँ एम आर ओमेगा स्क्वायर। देखो एम से एम कट गया, एम से एम कट गया, आर निकालना है, आर की तरफ देखो लेस देन है, आर इधर है और ये लेस देन है, तो इधर लेस देन रहेगा, म्यू एम जी, म्यू जी इधर आ जाएगा, ओमेगा नीचे आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो डायरेक्ट तो वी हमने वी रखोगे तो बाद में चेंज करना पड़ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए
आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। A coin placed on a rotating table just slip when it is placed at a distance of 1 centimeter from the center. If the angular velocity of the table is half, it will just slip when placed at a distance of, just slip का मतलब है भाई, देखो इस तरीके से डिस्क है, ये वही वाला केस है जो अभी हमने देखा ओमेगा से। यहाँ पर एक कॉइन रखा हुआ है, ये जस्ट स्लिप कब करेगा? बाहर की तरफ एम ओमेगा क्या लग रहा है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, अंदर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ये जस्ट स्लिप कब करेगा? जब एफ बराबर हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर के, जस्ट स्लिप। यदि ये हल्का सा भी ज्यादा हुआ स्लिप कर जाएगा, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स मस्ट बी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये जस्ट स्लिप की कंडीशन होगी। यदि इससे हल्की सी भी स्पीड बढ़ती है तो स्लिप कर जाएगा। जो जस्ट स्लिप की तो कंडीशन ये बचेगी, म्यू जस्ट स्लिप की कंडीशन पे एफ क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू करेगा, लिमिटेड वैल्यू होगी, म्यू एन हो गया एम आर ओमेगा स्क्वायर। कॉइन है, इसका कुछ मास हो सकता है, तो नीचे की तरफ एन, कॉइन है नीचे की तरफ एम जी लग रहा है, ऊपर की तरफ एन लग रहा है, तो म्यू एम जी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, एन से एम कट गया, ये हो गया म्यू जी इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। यहां से देखो भाई वही सरफेस है, इसको हटा के बस इधर रख दिया या फिर इधर रख दिया, सरफेस वही है, कॉइन वही है, सरफेस वही है, तो म्यू तो चेंज होगा नहीं, जी भी चेंज नहीं होगा। तो कह सकते हैं ये वाली टर्म कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यानी कि R1 ओमेगा 1 स्क्वायर बराबर R2 ओमेगा 2 स्क्वायर कर सकते हैं। बताइए, ओमेगा 2 स्क्वायर करते हैं। द कॉइन इज प्लेस्ड ऑन अ रोटेटिंग टेबल विद जस्ट स्लिप व्हेन इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। R 1 सेंटीमीटर हो गया, ओमेगा 1 स्क्वायर हो गया। ओके, इफ द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ द टेबल इज हाफ, आधी कर दी जाए, यानी कि इसको आधा कर दिया जाए, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो पूछा क्या, इट विल जस्ट स्लिप व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये R2 पूछा है, ये हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर, ओमेगा 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो R2 ओमेगा 1 स्क्वायर बाई 4, ओमेगा 1 स्क्वायर से ओमेगा 1 कट गया, 4 इधर आ जाएगा, तो R2 क्या आ जाएगा 4 इंटू 1 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। भाई जस्ट स्लिप की कंडीशन में हमारा म्यू एन इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर है, एम से एम कट जाएगा, यहाँ से म्यू जी रखेंगे तो म्यू जी कांस्टेंट रहेगा, म्यू जी तो कांस्टेंट रहेगा, सेफ ही सरफेस भी सेम है, कॉइन हम उसी कॉइन को उसी सरफेस पर रख रहे हो, तो म्यू तो चेंज होगा नहीं, तो कह सकते हैं भाई ये तो कांस्टेंट रहेगा। इसको उठा के यहाँ रखो, मान लो यहाँ रख दो, उठा के यहाँ रख दो, फिर यहाँ पर रख दो उठा के, तो ये जो आर ओमेगा स्क्वायर है वो कांस्टेंट रहेगा, उसी को रख दो बस। चलिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ए पार्टिकल ऑफ मास m is suspended from the ceiling through a string of length l. The particle move in a horizontal circle. horizontal circle में इस तरीके से, horizontal circle में जैसे हमने एक सर्कुलर कोन वो पढ़ा था ना, मैं पेंडुलम, कॉनिकल पेंडुलम जो पढ़ा था, इस तरीके से सीलिंग से लटका हुआ है और वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है of radius r such that r equals to l by root 2 the speed of the particle, speed of the particle पूछा है। किस तरीके से भाई, ये इस तरीके से यहाँ लटका हुआ है, यहाँ लटका हुआ है, और ये क्या कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये r हो जाएगा, ये r हो जाएगा, यानी कि सर्कल जो है वो हॉरिजॉन्टल में जो सर्कल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो सर्कल बना रहा है उसका रेडियस दे रखा है r, उसका रेडियस दे रखा है r, और इसकी लेंथ हो जाएगी l, इसकी लेंथ हो जाएगी l, इसमें टेंशन होगा कुछ। अब देखो बाहर की तरफ देखोगे तो एम आर, सॉरी इसमें एम थ्रू स्पीड पूछिए ना, तो एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। बताइए, एम बी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, ये थीटा है, ये थीटा है। ओके, चलिए कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, चलिए कर लेते हैं भाई। यहां पर फोर्स देखो, नीचे एम जी लग जाएगा, ये थीटा है तो ये वाला थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, कॉस थीटा, और इधर डायरेक्शन में आ जाएगा एन टी, सॉरी टी साइन थीटा। दोनों को बराबर कर लो, बराबर कर लो भाई, ये टी साइन थीटा है,
टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, टी कॉस थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड एम जी लग रहा है। सभी को पता है, कई बार कर रखा है ये, टेन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई जी आर आता है, सभी को पता है यार। सही है, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो थीटा चाहिए हमें, ये वाला थीटा चाहिए, थीटा चाहिए। अब सोचो ये एल है, ये एल इक्वल्स टू रूट टू बाई, सॉरी यहाँ देखो, ये देखो ये एल हो गया, आर कितना देखा, एल वाई रूट टू दे रखा है, ये थीटा हो गया। सही है, अब यहां से आप एक साइन थीटा लगाओ, साइन थीटा सॉरी साइन थीटा लगाओ, साइन थीटा हो जाएगा एल वाई रूट टू भाई, एल एल से एल कट गया, वन बाई रूट टू, साइन थीटा में रूट टू कितने पे आता है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर, यानी कि ये 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। तो टेन फोर्टी फाइव वन होता है, टेन 45 डिग्री वन होता है, वन के बराबर होता है, यानी कि वी स्क्वायर बाई जी आर। यहां से वी निकालोगे तो रूट जी आर, रूट जी आर यानी कि स्पीड निकालोगे रूट जी आर, तो जी आर में पूछा है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या परेशानी बताइए, हो जाएगा ना। ये कोनिकल पेंडुलम वाला देखो कंडीशन, कोनिकल पेंडुलम जो हमने पढ़ा था उसमें, यानी कि ये सीलिंग से बना हुआ है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक सर्कुलर मोशन में है, इस तरीके से देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज फिक्स्ड टू वन एंड ऑफ अ लाइट यानी कि हल्की स्प्रिंग हैवेगा फोर्स कांस्टेंट k एंड अनस्ट्रेच्ड लेंथ l दे रखा है, द अदर एंड इज फिक्स्ड, अदर एंड इज फिक्स्ड, द सिस्टम इज गिवन एन एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट द fixed end of the spring such that it rotates in a circle in gravity free space, ग्रेविटी नहीं है यानी कि mg काम नहीं करेगा यहाँ। देन स्ट्रेच इन द स्प्रिंग, स्ट्रेच इन द स्ट्रिम, भाई देखो हमको इस तरीके से कह सकते हैं, यानी कि ये एक स्प्रिंग है यहां से बंधी हुई है, यहां से एक मास बना हुआ है ओमेगा, इसकी ये कांस्टेंट के हो गया, एल नॉट होगी इसकी एल, यानी कि एक अनस्ट्रेच्ड लेंथ होगी एल। जब इसको घुमाओगे भाई, इसके अबाउट घुमाओगे, ओमेगा से घुमाओगे तो ये घुमाओगे सर्कुलर मोशन करेगा, उससे बाहर की तरफ एम ओमेगा लगने से ये बाहर की तरफ आ जाएगा, कुछ बाहर की तरफ आ जाएगा, यहां पर लगेगा इसका एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये लगेगा अंदर की तरफ, क्या लगेगा अंदर की तरफ लग जाएगा के एक्स, ये लगेगा ना, देखो अंदर की तरफ के एक्स लग जाएगा, बाहर की तरफ एम आर ओमेगा स्क्वायर लग जाएगा, लग जाएगा। अब ये जो के एक्स क्या है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, फाइनल क्या हो जाएगी इसकी, देखो ये आर हो जाएगा, इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, ये डिस्प्लेसमेंट ही हुआ, ये क्या है भाई, ये एक्स क्या है, इसमें एक्सटेंशन यानी कि फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, यही तो है ना, ये समझो, एक्स क्या है फाइनल लेंथ, एक्स क्या है, एक्स है आपका, एक्स हो जाएगा यहां से देखो, ये यहां से था इनिशियल कंडीशन में था, बाद में ये स्ट्रेच हो गया, बाद में ये स्ट्रेच हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट मान लो इसको, ये डिस्प्लेसमेंट मान लो, डिस्प्लेसमेंट में पूछा है तो एम आर क्या हो जाएगा भाई, पूरी रेडियस क्या है, पूरी रेडियस क्या है इसकी एल हो जाएगी, प्लस इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आया, देखो इनिशियल लेंथ एल थी, इसमें कुछ एक्सटेंशन करा बाहर की तरफ, यूं घुमाया तो बाहर की तरफ जाएगा, तो कुछ एक्स इसमें डिस्टेंस आई, एक्स स्ट्रेच, ये एक्स स्ट्रेच किया, एक्स स्ट्रेच किया, तो अब टोटल यही तो आर यूज करते हैं हम, ये वाला आर यूज करते हैं, जब इसे घुमाते हैं तो सर्कल में ये कांस्टेंट स्पीड पे घूम रहा होगा, तो एक आर रेडियस पे घूम रहा होगा, वो आर रेडियस क्या होगी, इनिशियल लेंथ और उसमें स्ट्रेच जितना हुआ है, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। बताइए, यहां से एक्स निकालना है, आप यहां से एक्स निकालना है तो निकालो के एक्स इक्वल टू, तो देन स्ट्रेच इन द स्प्रिंग, तो एम एल ओमेगा स्क्वायर प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो एक एक्स इधर है, इधर लेके आओगे इसको, तो एक्स को माना जाएगा, ये हो जाएगा के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है एम एल ओमेगा स्क्वायर, यहां से एक्स की वैल्यू निकाल दो, एम एल ओमेगा स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, ओके, ये हो जाएगा एम एल ओमेगा स्क्वायर, एम एल ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा बी, एम एल ओमेगा स्क्वायर अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, सही, बी हो जाएगा। कोई समस्या परेशानी इसमें बताओ, समझ में नहीं आ रहा तो
किसी बच्चे को, चलो ये फिर से बता देता हूँ मैं आपको, हो सकता है नहीं समझ में आपको, वैसे आ गया होगा, इतने तो होशियार होगा। यहाँ से देखो, ये इस तरीके से एक स्प्रिंग बनी हुई है, स्प्रिंग है, यहाँ पर ये मास है, इसकी इनिशियल लेंथ है एल। अब इसको घुमाओगे तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा। तो इसमें मान लो ये डिस्टेंस एक्स, एक्स स्ट्रेच हुआ, तो अब यहाँ से जब आर डिस्टेंस है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो रेडियस हो जाएगी इसकी ये वाली, और रेडियस को हम एल प्लस एक्स लिख सकते हैं। अब बाहर की तरफ जब फोर्स लगेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर लगेगा। यहाँ पर आर जो है वो एल प्लस एक्स है, और ये डिस्प्लेसमेंट, इसमें स्ट्रेच आया तो इसकी तरफ फोर्स जो लगता है वो के एक्स लगता है ना, ये डिस्प्लेसमेंट के एक्स, एम आर क्या हो जाएगा, आर एल प्लस एक्स हो जाएगा इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से एक्स निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, ओके, बढ़ाएं आगे, चलिए नेक्स्ट कीजिए। A long horizontal rod has a bead which can slide along its length and is initially placed on a distance L from one end of A of the rod. The rod is set in angular motion about A with a constant angular acceleration alpha. If the coefficient of friction between the rod and the bead is mu and gravity is neglected, gravity को neglect करिए यानी कि mg काम नहीं करेगा, then the time after which the bead starts slipping. देखो ये किस तरह की कंडीशन दे रखी है, मान लो ये है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये एक आपके पास एक रोड है, हॉरिजॉन्टल रोड है, ये इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल रोड है, इस पे एक बीट रख दिया है, ये एक बीट रख दिया है, इस पे ये स्लाइड कर सकता है, इस पे ये स्लाइड कर सकता है इधर और इधर, इधर भी कर सकता है, वो डिपेंड करेगा कंडीशन क्या दे रखी है, ये इस तरीके से स्लाइड कर सकता है। ये यहाँ से ओरिजिन से यहाँ से इसको घुमा रहे हो, ये इस तरीके से घुमा रहे हो, एल्फा ओमेगा से मान लेते हैं, ओमेगा से घुमा रहे हो, तो ये डिस्टेंस एल पर रखा है, ये कह रखा है भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम इसको घुमा रहे हैं, रॉड को घुमाते हैं, एक हाथ में पकड़ के रॉड, जैसे ये वाली रॉड है, इसको आप घुमाते हो, यूं घुमाते हो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो एक बीड है, यहाँ पर एक बीड है, तो वो इधर स्लाइड कर सकता है, अंदर स्लाइड कर सकता है, बाहर स्लाइड कर सकता है। जैसे घुमाओगे भाई, ओब्वियसली बात है, घुमाओगे तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, अंदर की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, बाहर की तरफ देखो कंडीशन क्या बन जाएगी, देखो बाहर की तरफ एक एम आर ओमेगा स्क्वायर फोर्स लगेगा, एम आर ओमेगा, अंदर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ओ तो ये कह रहा है टाइम आफ्टर विच बीट स्टार्ट स्लिपिंग, स्टार्ट स्लिपिंग कब करेगा, स्टार्ट स्लिपिंग देखो, स्लिपिंग को रोकने के लिए एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए। यदि ये हल्का सा ज्यादा हो जाएगा, इससे ज्यादा होना को कोशिश करेगा, तभी ये क्या करेगा, स्लिप होना चालू कर देगा, यानी कि एफ जस्ट स्लिपिंग पे हम एफ इक्वल टू म्यू एन रख सकते हैं, जस्ट स्लिपिंग पे म्यू एन रख सकते हैं। अब म्यू की मैक्सिमम कंडीशन क्या हो सकती है, म्यू एन हो सकती है, फोर्स हो सकता है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम लिमिटिंग कंडीशन म्यू एन हो सकती है, यानी कि म्यू एन शुड बी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर एट जस्ट स्लिपिंग, जस्ट स्लिपिंग, जस्ट स्लिपिंग तो बराबर हो गया। अब ये कह रहा होता स्लिप ना करे तो ये ग्रेटर देन होता, अब ये जस्ट स्लिपिंग की बात कर रहा है, दोनों को बराबर रख लेंगे। यहाँ बात आ रही है सर हमें एन की, एन कैसे निकाले, यहाँ पे एन इक्वल टू एम जी होगा क्या, बच्चे सोचते होंगे यार एन इक्वल टू एम जी होगा, नहीं यार, यहाँ दिक्कत यहाँ है कि इसने ये कह दिया कि ग्रेविटी फ्री सरफेस है, ग्रेविटी फ्री सरफेस है, एम जी तो लग ही नहीं रहा है, एम जी नहीं लग रहा है, तो ये एन आ कहां से होगा, एन आ कहां से रहा होगा। पर आप एक चीज देखिए, मैं एक सर्कुलर, इसको हम सर्कुलर मोशन में देखने की कोशिश करते हैं, कुछ इस तरीके से ये सर्कुलर कर रहा होगा, इस तरह घूम रहा होगा, और ये इस तरीके से सर्कुलर कर रहा होगा, इस तरीके से, यहाँ पर ये बीड है। अब ये सोचो भाई इसके पास एक वेलोसिटी ये होगी, और हम एक हमेशा चीजें भूल जाते हैं जब हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो एक इधर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। अब यहाँ ये देखना पड़ेगा कि भाई ये जीरो है क्या, ये जीरो है क्या। आप सोचो इसने दे रखा है एल्फा, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन एल्फा, जब एल्फा दे रखा है तो एटी क्या होता है, आर एल्फा, ये ध्यान आ रहा है, आर एल्फा, यानी कि इस बार एटी जीरो नहीं है, इस बार टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो आर एल्फा हो जाएगा, एटी आर एल्फा हो जाएगा। जब देखो एसी जब अंदर की तरफ होता है तो बाहर की तरफ ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये तो हमको पता है, जो लग रहा है बाहर की तरफ लग रहा है, और अंदर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अब देखो ये वीड जो है वो इधर एक्सेलरेट कर रहा है, इधर एक्सेलरेट कर रहा है एटी से, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स लगेगा एम ए टी,
MAT, M टाइम्स ऑफ ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अपोजिट डायरेक्शन में जीरो फोर्स लगे। भाई देखो इधर एक्सेलरेट कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक सीडो फोर्स लग गया जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में लग गया। अब जब इधर भी एक्सेलरेशन आ रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी तो एक सीडो फोर्स आएगा। अब ये जो सीडो फोर्स, अब इस तरीके से देखो, ये है, ये बीट है, अब इसको बहुत एक्सेलरेशन से इधर कराते तो इधर की तरफ, अंदर की तरफ क्या एक एक्सेलरेशन होगा, बाहर की तरफ क्या होगा, एक सीडो फोर्स होगा। ये जो बाहर की तरफ सीडो फोर्स होगा, बाहर की तरफ सीडो फोर्स होगा, ये जो वाला MAT बाहर की तरफ लग रहा होगा, तो ऊपर की तरफ यानी कि अंदर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन तो लगेगा ना, समझो। दिए तो ये बीड है, ये बीड है, इस तरीके से देखो ये बीड है। जब ये एक्सेलरेट इधर कर रहा है यानी फोर्स इधर लग रहा है, तो ये क्या कर रहा होगा, एक अंदर की तरफ एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा, यानी कि एन इस बार होगा हमारा MAT के बराबर, MAT के बराबर, MAT के बराबर, सही है, MAT के बराबर होगा। अब ये MAT कैसे निकाला है, देखो अब तो A है ना, यहाँ पर ये रख दो, हम क्या रखेंगे, म्यू MAT बराबर MR ओमेगा स्क्वायर। देखो M से तो M कट गया, म्यू AT को हम लिख रहे हैं R अल्फा, तो ये R स्मॉल लिख रहे हैं, R अल्फा बराबर R ओमेगा स्क्वायर। R से तो R कट गया, बचा क्या, M अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। निकलवाया क्या है, टाइम निकलवाया है, क्या निकलवाया है, टाइम। तो यहां से ओमेगा देखो, ओमेगा क्या आ रहा है, ओमेगा आ जाएगा आपका, ये आ गया ओमेगा, ओके, ओमेगा आ गया रूट म्यू एल, सॉरी म्यू, ये आ गया ओमेगा, आ गया आपका ओमेगा, आ गया रूट म्यू अल्फा आ गया, सिंपल। अब ये सोचो ओमेगा बढ़ रहा है भाई, ओमेगा बढ़ रहा है तो यानी कि ये बढ़ रहा होगा, ये लगातार MR ओमेगा स्क्वायर है ना। जब ओमेगा बढ़ रहा है यानी कि कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब है एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी, लगातार इंक्रीज हो रही होगी। इनिशियल में 0 है, जैसे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी ये लगा सकते हैं भाई, ये तो इनिशियल 0 है। ओमेगा आपने निकाल दिया रूट म्यू ओमेगा, सॉरी अल्फा, ये अल्फा टी, यहां से टी निकल जाएगा, ये रूट म्यू अल्फा अपॉन अल्फा। अब नीचे अल्फा है तो ऊपर रूट अल्फा है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं म्यू अपॉन अल्फा, रूट म्यू अपॉन अल्फा, रूट म्यू अपॉन अल्फा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए, सही हो जाएगा। बताइए कोई समस्या, भाई हमने ये क्यों लगाया सर, ये क्यों लगाया आपने, ये क्यों लगाया, ये ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। देखो एक तो ये जो अल्फा है ना, ये कांस्टेंट है, इसने कहा है कांस्टेंट अल्फा, ओके। इनिशियल ओमेगा 0 है तो ओमेगा निकल जाएगा ना यहाँ से, अल्फा टी, यहाँ से टाइम निकालोगे तो अल्फा, सॉरी ओमेगा अपॉन अल्फा, तो ओमेगा पता होना चाहिए, ओमेगा हमने यहाँ बैलेंस से निकाल दिया, इस बैलेंस इक्वेशन से निकाल दिया, ओमेगा ये निकाल दिया, यहाँ रख दो, टाइम निकल जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कर्व in a level road has a radius of 75 meter. The maximum speed of car turning this curve road can be 30 meter per second without skidding. If the radius of curve road change to 48 meter and the coefficient of friction between the tires and the road remains the same, then maximum allowable speed. हमने इस कंडीशन में क्या देखा था, v क्या था हमारा भाई, म्यू जी आर आता है, पता है किसी को, समझ में आता है ये कैसे आया, देखो ये टर्न करा रहे हैं हम, ये कार है, ये फ्रिक्शन फोर्स इधर लग जाएगा, इधर एम वी स्क्वायर बाई आर लग जाएगा, दोनों को बराबर करो भाई, मैक्सिमम स्पीड करनी है, यानी कि इसको स्लिप नहीं होने देना है, स्लिपिंग नहीं करनी है, तो मैक्सिमम स्पीड पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे, एफ बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर, यानी ये कह सकते हो से स्किडिंग को रोकना है, फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एम को म्यू जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एम से एम कट जाएगा, यहाँ से वी निकालो, वी इधर है तो ये हो जाएगा लेस देन और रूट म्यू जी आर। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, यानी कि म्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी,
इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, रूट म्यू जी आर, बताइए म्यू जी आर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होगी। अब आप यहां से एक चीज देखो कि मैक्सिमम वैल्यू ये है, म्यू है और जी है और आर है। म्यू कांस्टेंट है, इसने कह दिया कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ऑफ द रोड इज कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, यानी कि जो मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट आर है, रूट आर है। सही है भाई, सही है। तो ये कह सकते हैं मैक्सिमम स्पीड इनिशियली और मैक्सिमम स्पीड बाद में रूट हो जाएगा R1 अपॉन R2, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। R1 पे मैक्सिमम स्पीड है, ये हो जाएगी R2 पर, यानी कि रेडियस बढ़ जाएगी तो ये भी हल्की सी बढ़ जाएगी। सही है, ये भी हल्की सी बढ़ जाएगी। तो यहाँ से देख लो इन दोनों का रेशियो दे रखा है, दे रखा है कुछ, हाँ स्पीड, ये वाली कोई स्पीड पूछी है तो यहाँ से ये निकाल दो। कैसे निकालोगे, देखो ये वैल्यू दे रखी है ना, यू मैक्स 1, शुरुआत में मैक्सिमम स्पीड 30 है तो ऊपर 30 रख लेंगे, 30 अपॉन यू मैक्सिमम, दूसरी कंडीशन में निकलवाया। अब R1 तो आपको 75 दे रखा है, 75 दे रखा और नीचे 48 हो गया, 48 हो गया। इसको काट लो, इसको काटोगे तो 3 से काट लो, 3 से ये हो जाएगा 25 बार कट जाएगा और ये 16, इसका रूट लोगे तो ये 5/4, 5/4। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये 30 डिवाइड बाई यू मैक्सिमम, यू मैक्सिमम जो निकलवाया है ये 5/4, 5/4। देखो 5 से 30 ये 6 बार, 6 चौक 24, यानी कि 24 मीटर पर सेकंड, 6 चौक 24। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 24 मीटर पर सेकंड। आ गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ये क्वेश्चन है, ए वायर विच पास थ्रू द होल इन अ स्मॉल बीड, एक स्मॉल बीड है, ये स्मॉल बीड है, इसके अंदर होके वायर लगा हुआ है और ये वर्टिकल से और हॉरिजॉन्टल से वायर फिक्स्ड है। अब ये बीड क्या है, बीड स्लाइड कर सकता है, इधर यूं स्लाइड कर सकता है, इधर यूं स्लाइड कर सकता है। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ क्वार्टर ऑफ सर्कल, द वायर इज फिक्स्ड वर्टिकली ऑन ग्राउंड एज शोन इन द फिगर। The weed is released from near the top of the wire and it slide along the wire without friction. As weed moves from A to B, the force is applied on the wire is, वायर पे जो फोर्स अप्लाई होगा, देखो हम दो तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को। ये है इस तरीके से, ये बीड जब ऊपर है, बीड जब ऊपर है, ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, बीड का, बीड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो बीड का फ्री बॉडी डायग्राम है, नीचे क्या होगा mg, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स, आपको नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा जब नीचे mg लग रहा है, ऊपर की फोर्स बीड पर, बीड का फ्री बॉडी डायग्राम है, ध्यान रखना बीड का, बीड पर फोर्स नीचे mg लगेगा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। अब जब ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है तो तार पर यानी कि वायर पर तो नीचे की तरफ नॉर्मल फोर्स लगेगा। समझो लॉजिक, समझो ना यार, बाकी तो इसको हम फॉर्मूले से करेंगे तो आप करोगे सर क्या झंझट कर दिया। एक सिंपल वे में रखते हैं इसको, ऊपर बनाएंगे बीड को तो नीचे mg लग रहा है, तो ये एक वायर इसमें घुसा हुआ है, तो वायर में जब ये नीचे की तरफ यूं आएगा, नीचे की तरफ यूं खिंच के आएगा, तो ये वायर और इसके बीच में ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, अब फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा, और ये जब ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा बीड पर, तो बीड इस पर नीचे की तरफ लगाएगा, भाई नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जितना आप पर फोर्स लगता है उतना ही आप दूसरे पर फोर्स लगाते हो नीचे की तरफ, यानी कि इनवर्ड, शुरुआत में इनवर्ड लग रहा होगा। अब इसको बना के देखते हैं नीचे, फाइनल इमेज करने बी पर, जब बी पे आ गया तो देखो जब ये घूम रहा है इसकी स्पीड होगी कुछ, भाई जब ये नीचे आएगा, नीचे आएगा तो कुछ तो स्पीड होगी ना इसकी बाहर की तरफ, कुछ स्पीड होगी, उस स्पीड की वजह से सर्कुलर मोशन में है, कुछ स्पीड है तो बाहर की तरफ एक mv²/r तो लग रहा होगा ना। समझो यहाँ पर शुरुआत में ए पर जो बीड है वो रेस्ट में है, ध्यान रखना है, इनिशियली रेस्ट से वायर जो उसको छोड़ा जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है, तो रेस्ट से रिलीज करोगे ना भाई, रेस्ट से रिलीज करोगे, उसके बाद उसको छोड़ा, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी ले लेगा, जब जैसे ही ये टकराने वाला होगा उससे जस्ट पहले देख रहे हैं तो कुछ वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी की वजह से जब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो बाहरी तरफ mv², तो नीचे पीछे इसके अपोजिट में एन होगा, इसके अपोजिट में एन होगा। भाई बैलेंस तो करेगा ना, फोर्स को तो बैलेंस करना ही है, फोर्स को तो बैलेंस करना है। जब ये बाहर की तरफ लग रहा है तो अंदर की तरफ, जब बीड पर नॉर्मल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है तो ये वायर जो आ रहा है इसकी तरफ बाहर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगेगा। भाई पहले तो ये नॉर्मल फोर्स अंदर की तरफ इनवर्ड लग रहा था, अब बाहर की तरफ लग रहा है, तो यहां में देखो रेडियली इनवर्ड इनिशियली एंड रेडियली आउटवर्ड लेटर।
शुरुआत में तो रेडियली इनवर्ड लग रहा है और फिर बाद में रेडियली आउटवर्ड लग रहा है, देख लो रेडियली। अब इसको आप करोगे भाई, या फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, देखो और भी तरीके हैं, कर सकते हो, पर उसमें देखो क्या होगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, यहाँ से एम जी, यहाँ से एन, फिर यहाँ से ये चीजें लगाओगे, फोर्स करोगे, फिर यहाँ से ये देखोगे कि नॉर्मल फोर्स को जीरो रखोगे। तो जब हमने पिछली बार पढ़ा था कि यदि एक बॉक्स है यानी कि सर्कुलर पाथ पर जा रहा है, तो ये इस पाथ को कब छोड़ेगा, कॉस थीटा को 2/3। जब ये छोड़ेगा, बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में, भाई बाहर की तरफ देखो, ये तार है, समझो ये एक तार है, ये एक बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन इसे अंदर की तरफ खींचेगा। नॉर्मल, इस पे नॉर्मल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, तो यहाँ से नॉर्मल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। शुरुआत में इनिशियल अंदर की तरफ लगा हुआ, यहां से बाहर की तरफ लगेगा। हाँ, ये पॉइंट पूछ ले कहां से इनवर्ट, कहां से, तो एक पॉइंट होगा यहाँ पर, यहाँ से एक पॉइंट होगा, वर्टिकल से हम एंगल देते हैं, ये थीटा वर्टिकल से हो गया, तो यहाँ पर इससे पहले तो इनवर्ट रिएक्शन होगा और इसके बाद, इस थीटा के बाद आउटवर्ड रिएक्शन होगा, और ये थीटा कितना होगा, ये थीटा होगा cos थीटा इक्वल टू 2/3। ये तो हमने पढ़ रखा है ना, कब ये सरफेस को छोड़ता है, जब cos थीटा इक्वल टू 2/3 होता है। हाँ, एग्जैक्ट पूछ ले कि भाई कहां तक, किस एंगल तक इनवर्ड रिएक्शन होगी, उसके बाद आउटवर्ड जो रिएक्शन होगी उसके बाद कहां से होगी, तो ये cos थीटा बाई 2/3 से थीटा भी मिल जाएगा, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ए बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट point P of a smooth semi-spherical vessel as shown in figure. The radius of, पूछा क्या था, रेशियो ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बॉल एट पॉइंट Q इज A। देखो यहां पर पूछा, यहां पर जब ये Q पर आ गया, यहां पर पूछा है द रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स और नॉर्मल फोर्स के बीच में रेशियो पूछा है एट पॉइंट Q, ये वैल्यू दे रखी है A, while angular position of theta is alpha, ये अल्फा दे रखा है, with respect to P, which of the following graph represent the ratio between A and alpha, अल्फा और रेशियो के बीच में, यानी कि ग्राफ पूछा है, रेशियो दे रखा है A, सेंट्रीपिटल फोर्स अपॉन नॉर्मल फोर्स, ये A दे रखा है। अब A जब निकालोगे इसमें ये वेलोसिटी की टर्म में आएगा या फिर अल्फा की टर्म में आएगा, तो ये इसने पूछा है A वर्सेस अल्फा ग्राफ क्या होगा, ए वर्सेस अल्फा ग्राफ क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिख रहा है सही से, हम ये देखते हैं इस तरीके से, ये पॉइंट O हो गया, ये P हो गया, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से ये आया, ये Q हो गया, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ध्यान दीजिए ये अल्फा है। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इसका, ये वाला, यहाँ पर देखिए कौन कौन से फोर्सेस लग रहा है, कौन कौन से फोर्सेस लग रहा है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, एक mg बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ ये mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये लग रहा होगा। यहाँ से हम ये देखें, यहाँ से ये वर्टिकल, ये अल्फा हो जाएगा। अब देखो ये देखें, ये वाला और ये वाला हम 90 डिग्री लें तो ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, बताइए ये अल्फा होगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स है द टोटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर ही है, तो टुवर्ड द सेंटर एन लग रहा है, बाहर की तरफ देखो, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगाते हो तो mg माइनस mg क्या आ जाएगा, साइन अल्फा। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाओगे तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, वो सेम ही कंडीशन आएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा लो mv²/r, तो इसको बैलेंस कर दो, समेशन f0 कर दो, तो उधर n है, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, mv²/r प्लस mg साइन अल्फा। भाई तो इसके साथ अल्फा कॉस अल्फा बनाएगा, इसके साथ साइन अल्फा बनाएगा, तो यहां से जो इक्वेशन आ गई आपके पास, एक इक्वेशन आ गई n mv²/r ओके प्लस mg साइन अल्फा, ये होता है, सही है। v² देखो, ये v² तो आपको पता नहीं, यहाँ पे वेलोसिटी पता नहीं है, यहाँ पे ऐसे देखो पॉइंट P और Q के बीच में आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो,
ये आर है रिएक्शन, तो आर साइन अल्फा, ये आर साइन अल्फा हो जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, यूपी प्लस के पी पॉइंट पी में प्लस यू क्यू प्लस के क्यू। पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए यहाँ पे एम जी, डिस्टेंस कितनी है आर साइन अल्फा, आर साइन अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी रिलीज फ्रॉम रेस्ट, काइनेटिक एनर्जी जीरो इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे डेटा मानने पे जीरो प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर। आप यहां से देखोगे तो ये हो जाएगा आपका एम जी आर साइन अल्फा बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। सही है, एम वी स्क्वायर। देखो 2 को इधर ले आओ, 2 को इधर लाते हैं हम, 2 एम जी हो जाएगा, 2 एम जी साइन अल्फा, साइन अल्फा। आर को हम नीचे ले गए, आर को इसके नीचे लगे, एम वी स्क्वायर बाई आर, बाई आर। अब पूरी इस टर्म की जगह पे इसकी पूरी टर्म यहाँ पे 2 mg हो जाएगा, इसकी पूरी ये टर्म जो है इसको रख सकते हैं, यानी कि n इक्वल टू 2 mg साइन अल्फा प्लस mg साइन अल्फा, साइन अल्फा। तो ये हो जाएगा आपका 3 mg साइन अल्फा, n n निकल आएगा। अब आप देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, एफ क्या है, एम वी स्क्वायर बाई आर ही तो होता है ना सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये वैल्यू देखो एम वी स्क्वायर बाई आर, ये 2 mg के बराबर, ये 2 mg के बराबर हो जाएगा, 2 mg साइन अल्फा, 2 mg साइन अल्फा। अब इनका रेशियो निकाल दो, बस रेशियो निकाल दो। यहाँ देखो रेशियो को ए से डिनोट कर रखा है, एफ सी अपॉन एन। एफ सी क्या है 2 mg साइन अल्फा और n क्या है 3 mg, n क्या है 3 mg साइन अल्फा। देखो mg साइन अल्फा mg साइन अल्फा कैंसिल आउट हो गया, a की वैल्यू जो बची आपकी 2/3, बताइए 2/3। अब यहाँ ये देखो ये जो रेशियो है, ये जो रेशियो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और नॉर्मल फोर्स का जो रेशियो a है, ये अल्फा पे डिपेंड कर रहा है भाई, अल्फा की टर्म ही नहीं है, 2/3 कांस्टेंट है, अल्फा कुछ भी करो कांस्टेंट ही रहेगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, बताइए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करो। A particle of mass m is moving in a circle of fixed radius r in such a way that its centripetal acceleration at time t is given by that. Here n is constant. The power delivered to the particle by the force acting it. Power delivered to the particle by the force. Power निकालनी है। आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रखा है, ध्यान रखो हमको दे रखा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना दे रखा है n स्क्वायर आर टी स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है हमारे पास एम वी स्क्वायर बाई आर, यही होता है ना, हाँ इसको बराबर रख देते हैं, सॉरी वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एन स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर। सही है, आर इधर पहुंच जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर। इसका रूट लोगे तो यहाँ से वी जो निकल जाएगा एन आर टी, एन आर टी। सही है। अब देखो पावर क्या होती है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स, फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स इनटू वेलोसिटी। सही है, फोर्स इनटू वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में फोर्स, वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है तो फोर्स की भी डायरेक्शन इधर ही होनी चाहिए, फोर्स की डायरेक्शन इधर होनी चाहिए। सही है, दोनों की डायरेक्शन फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तब हमें पावर मिलती है। हो सकता है फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में हो तो पावर लॉस हो जाता है, उस कंडीशन में पावर लॉस होने लगता है। यदि वेलोसिटी अलग है और फोर्स आप अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हो, पावर लॉस होने लगता है। अब ये जो फोर्स है इसमें फोर्स लग रहा होगा, यानी कि पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल बाय द फोर्स। कौन से फोर्स में, ये फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में। अब सेंट्रीपिटल देखो, सर्कल में मोशन जब होता है, सर्कल में जब मोशन होता है इस तरीके से होता है, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कौन सा आता है, एटी। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कौन सा आता है, एटी। इसी की वजह से कोई फोर्स आएगा, टेंजेंशियल फोर्स एम ए टी आएगा इधर डायरेक्शन में, इसी की डायरेक्शन में एम ए टी फोर्स आएगा, फोर्स ड्यू टू द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और जो एक्सियल एक्सेलरेशन होता है वो तो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी होता है, यानी कि इस एक्सेलरेशन के कारण जो फोर्स आएगा एम ए सी, जो फोर्स आएगा इसके कारण कोई पावर डेवलप नहीं होगी। ध्यान दो, ध्यान देना पड़ेगा।
यानी कि दो एक्सेलरेशन है हमारे पास। v की वजह से देखो v चेंज हो रहा है, v चेंज हो रहा है, v एन आर टी, टी टाइम के साथ v चेंज हो रहा है। जब v चेंज हो रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन तो होगा ही। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, यानी कि इसकी वजह से कोई भी पावर डेवलप नहीं होगी, डेवलप होगी हमारी पावर किससे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से जो फोर्स आएगा एम ए टी, यानी कि फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा हमारा एम ए टी। हमारे पास ये तो है नहीं, पर एक चीज तो बताओ, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ही तो होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ही तो होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सोचो, तो v को विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो टाइम के रेस्पेक्ट में, एन आर टी, एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा एन आर, एम एन आर, फोर्स आ गया एम एन आर, फोर्स आ गया एम एन आर। तो पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स हो गया एम एन आर। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है हमारी एन आर टी। सोचो, तो यहां से आप निकालोगे, यहां से निकालोगे तो एम एन स्क्वायर आर इंटू आर स्क्वायर इंटू टी, ये पावर हो जाएगी। बताइए कोई समस्या परेशानी, एम एन स्क्वायर आर स्क्वायर टी, एम एन स्क्वायर आर स्क्वायर टी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है, हो जाएगा, कोई समस्या परेशानी। अब ये कहोगे सर ये तो एक बेसिक है कि आप फोर्स जब पावर निकालते हो ना, फोर्स को हमेशा उस डायरेक्शन वाला फोर्स लेना है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, फिर गलती हो जाएगी, फिर गलती हो जाएगी। और चलो हम ये भी चीजें नहीं आती हैं तो हम एक आइडिया लगा लेंगे कि सर हमारे पास वेलोसिटी है, कोई वेलोसिटी है हमारे पास, किसी मास के पास वेलोसिटी है, तो जो पावर होगी, पावर होगी वो एनर्जी पर यूनिट टाइम होती है, पावर जो होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम। इस टाइम पर जब इसके पास वेलोसिटी है तो इस टाइम पर कौन सी एनर्जी है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो इस तरीके से भी देख लो, इस तरीके से देख लो, सर काइनेटिक एनर्जी है इसके पास, हाँ जी बिल्कुल है, 1/2 एम वी स्क्वायर, ये हो जाएगी 1/2 एम वी की वैल्यू, वी की जगह पे एन आर टी, एन आर टी, वी की जगह पे एन आर टी स्क्वायर है ना, एम बी स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी आ गई, अब काइनेटिक एनर्जी देखो टी पे डिपेंड कर रही है, टी पे डिपेंड कर रही है, यानी कि जो पावर होगी वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, यही तो होती है ना भाई। काइनेटिक एनर्जी को चेंज के टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, पावर आ जाएगी। अब सोचो ये क्या है, देखो ये 1/2 है एम एन स्क्वायर आर स्क्वायर और टी स्क्वायर है ना ये, और डी टी, इस पूरे को डी टी करना है आपको, तो ये तो कांस्टेंट है। सोचो सोचो 1/2 एम एन स्क्वायर आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, अब टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो 2t आ जाएगा, और नीचे ये 2t आ जाएगा, सिंपल 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा क्या एम एन स्क्वायर आर स्क्वायर टी, ये भी तो पावर ही आ गई, ये भी पावर आ गई ना। देखो किसी भी तरीके से कर सकते हो, बेस्ट तरीका ये है, ये भी बेस्ट है। मतलब इसमें आपको ध्यान रखना है कि भाई पावर, पावर है क्या, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम, पावर है क्या, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी कौन सी है, जब किसी वेलोसिटी है उसके पास कुछ वेलोसिटी है तो एनर्जी होगी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकाल लो हाफ एम वी स्क्वायर से, उसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो टाइम पर डिपेंड है, उसको चेंज हो रही है वो, तो उसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पावर आ जाएगी। सही, दोनों तरीके सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। A pendulum is suspended by a string of length 250 centimeter. The mass of the bob of the pendulum is 200 gram. The bob is pulled aside until the string is at 60 degree with vertical as shown in figure. After releasing the bob, the maximum velocity attained by the bob will be. हमने क्या करा, ये बॉब लटका हुआ है, इसको खींच के पकड़ लिया है। सोचो इसको खींच के पकड़ लिया है और 60 डिग्री पकड़ रखा है। अब इसको जस्ट छोड़ेंगे, इसको जस्ट छोड़ देंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। अब मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ अटेंड करता है, ओब्वियसली बात है, सबको पता है कि ये जब हॉरिजॉन्टल पर होगा, इस पर लोएस्ट पॉइंट पर होगा, लोएस्ट पॉइंट पर होगा, यहाँ पर वेलोसिटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, इसको पकड़ रखा है तो 0 है, समझो भाई, इसको पकड़ रखा है ना मैं, तो ये इसको जस्ट छोड़ना है, ऐसे छोड़ दो तो नीचे की तरफ आ जाएगी। तो यहाँ वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी होगी, वही मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो ध्यान रखना मैक्सिमम वेलोसिटी वहां होगी सबसे नीचे पॉइंट पर, नीचे वाले पॉइंट पर। क्यों होगी सर, क्योंकि नीचे वाले पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस हम निकालोगे तो यही तो मैक्सिमम होगी, यही तो मैक्सिमम होगी। यानी कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी हमने पकड़ रखा था, इस पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पर पूरी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी।
यानी कि आप पूरा कीजिए, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कीजिए, यानी कि U1 प्लस K1 बराबर U2 प्लस K2, इस तरीके से कर लिए। U1 क्या है, कुछ हाइट पर, अब शुरुआत में कुछ हाइट पे था ना, ये कुछ हाइट पर था, यहाँ से mg कर लिया, mgh कर लिया, तो शुरुआत में इसकी स्पीड 0 है। बाद में पोटेंशियल एनर्जी ये डेटम पे आगे नीचे आ गए, इसको 0 कर लिया। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। आप डायरेक्ट कह सकते हो, डायरेक्ट कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी, इस 0 को छोड़िए, ठीक है। तो यहाँ से m से m कट जाएगा, gh 1/2 v²। आपको v² निकालना, तो v² क्या v आ जाएगा आपका रूट ऑफ 2gh, 2gh आ जाएगा। अब सर h कैसे निकालें, देखो h कैसे निकालोगे, तो यहाँ से आप इस तरीके से आ रहे हो, यहाँ से आप इस तरीके से आ रहे हो, ये देखो, ये पूरा क्या है, पूरा है इसकी लेंथ है ना l, और ये क्या है, ये भी l है, ये वाली l है, ये थीटा है, तो इसका l cos थीटा, l cos थीटा आ गया ये वाला, यहाँ तक भाई पूरी l है, ये l cos थीटा, तो h आ जाएगा, h आ जाएगा l माइनस l cos थीटा, l cos थीटा, तो रख दो यहाँ, रख देते हैं रूट ऑफ 2g, l वहां निकल जाएगा 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, रख दो यहाँ वैल्यू रख दो, बस आंसर आ जाएगा। ये नोट डाउन कर लिया, चलिए आ जाएगा, सिंपल है। v इक्वल टू रूट ऑफ 2g की वैल्यू 10 रख लेते हैं, और l कितना दे रखा है, लेंथ दे रखी है 250 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बनाओगे तो 100 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2.5, 2.5 हो गया। 1 माइनस cos 60, cos 60 क्या होता है भाई, cos 60 होता है 1/2, 1 माइनस 1/2 हाफ आ जाएगा, 2 इंटू 100 इंटू 2.5 1/2, देखो 2 से ये 2 कट गया, रूट बचा 10 इंटू 20 2.5। अब ये 10 से इंटू करोगे तो ये 2.5 है, ये 25 हो जाएगा, इसका रूट लोगे तो 5 हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी 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 वेलोसिटी, ये मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी कितनी, 5 मीटर, आंसर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। बताओ किसी बच्चे को नहीं आ रहा तो हम फिर से बताएं, आपको बस यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, पर ये भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि हमने ये प्रॉब्लम काफी बार कर रखी है। भाई पेंडुलम में हमने ये निकाला, पेंडुलम में हाइट निकाली, काफी जगह ये हाइट निकाल चुके हैं हम पहले ही, ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है तो थोड़ा सा जल्दी खींचने की कोशिश करते हैं, सही है। देखते हैं क्वेश्चन कितने बार बचे हैं, चलो अभी तो क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास, सही है। चलो कैसे करेंगे, ए स्मॉल ब्लॉक इज शूट इन टू ईच ऑफ द 4 स्मूथ ट्रैक एज शोन इन द फिगर, ईच ऑफ द ट्रैक राइजेस टू द सेम हाइट, यानी कि सेम हाइट तक, हाइट सेम है, ध्यान रखना हाइट इन दोनों की, इन सब की सेम है, ये हाइट सेम है, वैसे दिखने में नहीं लग रहा है पर हाइट सेम है, हाइट सेम है। द स्पीड विच विद विच द ब्लॉक एंटर्स द ट्रैक इज सेम इन ऑल, यानी कि यहाँ पर जो स्पीड है, ये जिस स्पीड से इसमें एंटर करता है ट्रैक में, ये सबकी सेम है इन एट द हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहा है ट्रैक, द नॉर्मल रिएक्शन इज मैक्सिमम, कौन से में नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम, इस हाईएस्ट पॉइंट पे, देखो ये सर्कल है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये देखोगे तो नीचे mg लग रहा होगा, बाहर की तरफ कौन सा फोर्स, m, बाहर की तरफ कौन सा mv²/r लग रहा होगा बाहर की तरफ, तो ये है, यहाँ से कांटेक्ट है ये, और देखो ये ट्रैक हो गया, ये बॉक्स हो गया, ब्लॉक हो गया, यहाँ से रिएक्शन नीचे की तरफ लग रहा होगा, देखो इस तरीके से लगेगा ना, यहाँ से ऊपर से टच में है, यहाँ से रिएक्शन लगेगा, नीचे mg लग जाएगा, ऊपर की तरफ लगेगा mv²/r, यहाँ से n निकालो, n क्या हो जाएगा, नीचे mg, n प्लस mg इक्वल टू ऊपर की तरफ mv²/r, तो n निकालोगे n हो जाएगा mv²/r माइनस mg। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ से mg तो कांस्टेंट रहेगा, m भी कांस्टेंट है, अब v² भी कांस्टेंट है, क्यों का दोनों हर कंडीशन में कांस्टेंट क्यों है भाई, हर कंडीशन में सेम क्यों है, v², देखो यहाँ पर हाइट सेम है, यहाँ पर हाइट सेम है, यहाँ पर हाइट सेम है, तो तीनों कंडीशन पर यहाँ पर वेलोसिटी भी तो सेम ही रहेगी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पर वेलोसिटी सेम रहेगी, तो चारों कंडीशन में ऊपर टॉप पे वेलोसिटी सेम रहेगी, क्योंकि हाइट सबकी सेम है, सारी कर्व की हाइट सेम है, तो वेलोसिटी भी हम कांस्टेंट रहेगी, या वेलोसिटी भी कांस्टेंट करते हैं। बात आती है आर पर, ये आर है क्या, आर है भैया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आर है। अब ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसका कम होगा, देखो ना ये नीचे है ना, जिसका कम होगा उसमें एन मैक्सिमम होगा, एन कम होगा,
आप सोचो, एंड आर कब कम होता है? देखो आर कम कब होता है, हम यहां से देखते हैं। एक ये है, एक इस तरीके का ये R1 है, एक इसको और चौड़ा दिया जाए, इसकी R इंक्रीज हो जाएगी, R2 हो जाएगी। इसको और चौड़ा दिया जाए और फैला दिया जाए इसको, इसकी ये R2 हो जाएगी। अब इसको फैला नहीं है, इसको हमने स्ट्रेट कर दिया, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो इसकी R क्या हो जाएगी? देखो जब स्ट्रेट कर दिया जाता है R इंफिनिटी हो जाती है। यानी कि जैसे ही आप कर्व को फैलाते हो, चौड़ा करते हो, कर्व को चौड़ा करते हो, तो R क्या होती है? इंक्रीज होती है। जितना ज्यादा स्टीप होगा, जितना ज्यादा ये स्टीप होगा इस तरीके से, R उतनी कम होगी। तो अब देखो कि किस कंडीशन में सबसे कम R होगा, भाई इसी में तो होगा। बाकी तो ये इससे ज्यादा फैला हुआ है, ये उससे भी ज्यादा फैला हुआ है, और ये उससे भी ज्यादा फैला हुआ है। तो जितना ज्यादा फैलाते हो, कर्व को जितना फैलाते हो, R इंक्रीज होता चला जाता है। यानी कि R को कम रखना है, आपको R को कम रखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कम रखना है, तो आपका ये स्टीप होना चाहिए, यानी कर्व बहुत स्टीप होना चाहिए, कर्व थोड़ा सा सर्कुलर टाइप का इस तरीके से होना चाहिए, स्टीप होना चाहिए। जितना ज्यादा फैलाते जाओगे R बढ़ती चलेगी। तो इन सब कंडीशनों में देखो, इसमें R सबसे छोटा है, बाकी तो ये सब कर्व बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इनका R बढ़ता जा रहा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। भाई हमें R को कम रखना है ना, मैक्सिमम रखने के लिए, नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम रखने के लिए R कम होना चाहिए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बताइए किसी को समस्या परेशानी इस क्वेश्चन में? हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, एडवांस में आया हुआ 2013 में। चलिए कीजिए। A small block of mass 1 kg is released from rest at the top of the rough surface. Rough surface है, ध्यान रखना। The track is a circular arc of 40 meter. The block slide along the track without topping. यानी कि जो ब्लॉक है वो टॉपिंग नहीं करता, जस्ट स्लाइड करता है। जस्ट स्लाइड, टॉपिंग का मतलब है कोई चीज टॉपिंग, मान लो ये सरफेस पर है, ये टॉपिंग करने का मतलब है ये रोटेट कर रही है, रोटेट नहीं कर रही है, ये सिर्फ स्लाइड कर रही है, ये सिर्फ स्लाइड कर रही है, इसका मतलब ये है स्लाइड कर रही है, ठीक है, सही है। विदाउट टॉपिंग एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ऑन इट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जिस तरह वेलोसिटी है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है? फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। द वर्क डन इज ओवरकमिंग द फ्रिक्शन फोर्स एट द पॉइंट Q एज शोन इन द फिगर इज 150 जूल। यानी कि यहां से यहां तक आने में जितना फ्रिक्शन फोर्स खर्च हुआ, उसकी वजह से जो वर्क हुआ, उसकी वजह से जो वर्क हुआ वो दे रखा है 150 जूल। ओके, ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ अ ब्लॉक व्हेन इट रीचेस द पॉइंट Q, रीचेस द पॉइंट Q, रीचेस द पॉइंट Q। पर आप एक चीज देखो, दो तरीके से कर सकते हैं इसको, दो तरीके से करेंगे। भाई हमें पता है कि टोटल वर्क होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी था ना, टोटल वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क एक फ्रिक्शन वर्क हो सकता है और एक हमारा mg यानी कि ग्रेविटेशनल, ये हो सकता है। दो फोर्स हो सकते हैं यहाँ पे, और कोई सा फोर्स होगा। और भाई यहाँ पे आप ये सर्कुलर आर्क है, मान लीजिए एक तरफ यहाँ पे mv² भी लग रहा होगा, इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, लेकिन ये फोर्स तो हमेशा परपेंडिकुलर लगता है ना। देखो इस डायरेक्शन में गया तो ये डायरेक्शन 90 डिग्री है, भाई इस तरफ ये मूव कर रहा है, इस तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, समझो। तो इसका तो कोई वर्क नहीं होगा, इसका कोई वर्क नहीं होगा, तो इसको तो वर्क में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं, इंक्लूड करने की जरूरत नहीं। फ्रिक्शन फोर्स के कारण, ग्रेविटी के कारण इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक शुरुआत में 0, फाइनल हमारी 1/2 mv² हो जाएगी, बाद में 0 कर दो। हम हमेशा फ्रिक्शनल वर्क को नेगेटिव में लेते हैं, ये ध्यान रखना, नेगेटिव में लेते हैं। 150 दे रखा प्लस mg। भाई देखो mg यहां से नीचे की तरफ लग रहा होगा और नीचे की तरफ ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये दोनों पॉजिटिव लिए जाएंगे भाई। mgh इक्वल टू 1/2 mv²। बताइए कोई समस्या परेशानी? कोई समस्या परेशानी? अब ये जो h है यहाँ से हाइट आया, देखो ये r है, ये 30 है, तो ये r sin थीटा, हाइट क्या हो जाएगी? ये r sin थीटा। 150 प्लस mg r sin थीटा, r sin 30 हो जाएगा 1/2 mv²। बताइए कोई समस्या परेशानी? यहाँ रख दो। माइनस 150 प्लस m1 दे रखा है, g की वैल्यू 10 लीजिए, r की वैल्यू 40 है, sin 30 1/2 हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 m का वैल्यू 1 दे रखा है इंटू v² निकालना, सॉरी v निकालना। यहाँ से देखो 150 प्लस, देखो ये से 2 से ये 40 20 बार 20 इंटू 10 200 बराबर ये हो जाएगा 1/2 v²। ओके, देखो माइनस 150 और प्लस 200 ये हो जाएगा 50, 1/2 v²। देखो 50 इंटू 2 100, ये स्क्वायर है, इसका रूट लोगे
तो 10 आ जाएगा, v की वैल्यू 10 आ गई, 10 मीटर पर सेकंड। बताइए कोई समस्या परेशानी आ गई? टोटल वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये तो ये कर सकते हो। इसी का दूसरा फॉर्म क्या होता है भाई, इसी का फॉर्म क्या होता है, हम क्या करते हैं, ये 10 आ गया, नोट डाउन कर लिया ना, वीडियो को पीछे करके नोट डाउन कर लो। हमने क्या किया कि भाई मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन करते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी जो शुरुआत में थी और मैकेनिकल एनर्जी बाद में थी, कब सेम रहेगी? नहीं, क्यों? फ्रिक्शन फोर्स आ गया, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से कुछ वर्क ले गया, फ्रिक्शन वर्क ले गया, तो फ्रिक्शन जो वर्क ले गया, फ्रिक्शनल वर्क जो हो गया, फ्रिक्शन वर्क जो हो गया, फ्रिक्शन वर्क हो गया, वो काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल में थी माइनस काइनेटिक एनर्जी, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी फाइनल में थी। भाई इन दोनों में चेंज किस वजह से आया? फ्रिक्शनल वर्क की वजह से आया। यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो ये दोनों बराबर होते ना, ये दोनों बराबर होते। शुरुआत में मैकेनिकल एनर्जी ज्यादा थी, बाद में मैकेनिकल एनर्जी कम हो गई, क्यों? फ्रिक्शनल वर्क आ गया, फ्रिक्शनल वर्क आ गया। ये जो फ्रिक्शनल वर्क है ना, वो चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, चेंज इन टोटल एनर्जी, वही काइनेटिक एनर्जी में बदल, टोटल एनर्जी। जैसे फ्रिक्शन दे रखा है 150 का वर्क दे रखा है, शुरुआत में शुरुआत में एनर्जी कितनी है उसके पास? शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी है सिर्फ शुरुआत में mg h। बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी है तो 1/2 mv स्क्वायर। बस अब वही टर्म आ जाएगी 1/2 mv स्क्वायर, आप माइनस को इधर लेके आए इक्वल टू mgh, इसको इधर ले गए -150। तो यही तो हमने सॉल्व किया था, ठीक है। तो यहाँ से हमारा डी आ गया, ना डी आ गया, हमारा वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकंड, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड। कोई समस्या परेशानी बताइए, नहीं समझ में आ रहा हो बार बार आप कमेंट कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं कोशिश करूंगा बताने की, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 9, द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन दैट एक्ट ऑन द ब्लैक एट दैट पॉइंट P, मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन दैट एक्ट ऑन द ब्लॉक एट पॉइंट Q। देखो इस तरीके से हम ये देखते हैं, ये हमारा एक सेंटर हो गया, यहाँ पे मान लो ये ब्लॉक है, तो सेंटर की तरफ यहाँ से ये क्या होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से लगेगा। बताइए नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा। नीचे की तरफ क्या है? mg है, नीचे की तरफ mg है, ओके। बाहर की तरफ mv स्क्वायर बाई r होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ से एक चीज देखिए कि ये वाला जो एंगल है 30 है, तो ये एंगल 30 होगा, ये एंगल 30 होगा। अब ये वाला जो है, ये इस तरीके में वेलोसिटी हमारी टेंजेंशियल होती है ना हमेशा, वेलोसिटी इस पर देखोगे, ये सर्कल है, इस पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है हमेशा। मैंने क्या है सर्कुलर हमने मोशन देखा, वहां पर वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा टेंजेंशियल होती है, टेंजेंशियल होती है। तो आप ये देखोगे यहाँ से ये वाला नॉर्मल हो गया, ये टेंजेंशियल हो गया, ये 90 डिग्री है पूरा, यहाँ से ये mg लगा हुआ है, तो आप देखो ये थीटा कितना, ये एंगल कितना होगा भाई, ये 30 है, ये वाला और ये वर्टिकल पूरा है, ये 60 हो जाएगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि भाई ये cos 60 आ जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा, ये sin 30 ले लो, कुछ भी ले लो, आपको n निकालना है, n हो जाएगा आपके पास mv स्क्वायर बाई r प्लस mg sin 30 ले लो या mg cos 30 ले लो, तो mg cos 30 निकाल लो, n निकल जाएगा। अब आपके पास सारी चीजें, मास की वैल्यू 1 है, v की वैल्यू 10 निकाल के v स्क्वायर कर रहे हो तो 100 हो जाएगा, अपॉन r कितना दे रखा है, रेडियस 40 दे रखी है, प्लस m1 g की वैल्यू 10, cos 30 1/2, तो ये तो 5 हो जाएगा, देखो 10/2 5, और ये हो जाएगा 0, 10/4, 10/4 कितना हो जाएगा, 10/4 2.5 प्लस 10/2 5, ये हो जाएगा 7.5 मीटर, 7.5 मीटर। ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन 2013 में। चलिए